ऐसे होना चाहिए, हल्का सा टेस्ट, दिक्कत भी ना हो, कुछ मेहनत करनी ना पड़े। एवं बड़े टेस्ट आ जाते थे। असल में वक्त भी उतना ही है, ख्वाहिशें हमारी जरा ज्यादा बढ़ी हुई हैं। हम पता नहीं क्यों चाहते हैं कि आप लोग लाजमी जल्दी से क्वालिफाई कर जाएं। तो आप लोगों की भी थोड़ी थोड़ी सी ऐसी ख्वाहिश ही है तकरीबन। ठीक है, तो आज हमारा टारगेट है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में मैं हमेशा आपको बताता हूं कि ये एक साइंस कंसिडर होता है, और ऐसा लगता है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो है ना वो हमारे सिलेबस का एक बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग चीजें इस तरह से है नहीं। अगर मैं इसमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को चैप्टर 7 से लेके 10 को डिवाइड करूं, चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 10 का जो ब्लॉक है ये कहलाता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। और अगर मैं इसमें दो तरह से सेग्रीगेट कर दूं तो 3 स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के बीच में, और एक है एक्चुअल में प्रोसीजर्स, लायबिलिटी, एसेट, इक्विटी, फलाना फलाना, उन सब के प्रोसीजर्स। अगर हम थोड़ा सा समझना चाहें तो ये जो 501 और 505 है, ये चैप्टर 9 के अंदर इसकी डिस्कशन है, और 520 की डिस्कशन है चैप्टर 7 में। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की बात करें तो चैप्टर 8 पूरा का पूरा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को डील कर रहा है, चैप्टर 9 का सिलेक्टेड एरिया, और चैप्टर 10 कंप्लीट। चैप्टर 8 नॉन करंट एसेट्स के सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को डील कर रहा है, चैप्टर 9 करंट एसेट्स के सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को डील कर रहा है, और चैप्टर 10 रेस्ट ऑफ ऑल एरियाज को डील कर रहा है, यानी लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स, वो सब चैप्टर 10 में आईके अपने क्लासिफाई किए हुए हैं। तो आईके अपने तरतीब इस तरह से बनाई है कि जो चैप्टर 7 है उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर्स का बताया और हल्का सा तारुफ कराया सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का। 8 सब में सब्सटेंटिव प्रोसीजर, 9 में कुछ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं और 2 स्टैंडर्ड्स हैं, और 10 में भी सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं। तो जिसको प्योर सब्सटेंटिव प्रोसीजर कहते हैं उसके सवाल बहुत ज्यादा दफा नहीं आए हैं, लेकिन जब आए हैं तो अक्सर क्रैमिंग वाले आए हैं, लेकिन 3-4 साल से अब वो थोड़ा सा समझदार हुए हैं और अब वो लॉजिकल सवाल देना शुरू हो गए हैं। लकीली लॉजिकल सवाल हमें ज्यादा सूट करता है, क्योंकि हम पढ़ी उसको लॉजिकल तरीके से रहे, हम कौन सा रट्टा लगा रहे हैं। तो जब लोग कहते हैं ना सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में इतने सारे सवाल हैं, तो मैं कहता हूं भाई सब्सटेंटिव प्रोसीजर में से इसको माइनस कर दो पहले। इन ये 2-3 स्टैंडर्ड्स को माइनस करके जब आप देखेंगे तो आपको जो प्योर सब्सटेंटिव प्रोसीजर के सवाल नजर आएंगे वो बहुत ही सिलेक्टेड है। फॉर एग्जांपल चैप्टर 8 के एंड पे जब आप देखेंगे तो आपको सिलेक्टेड सवाल नजर आएंगे, 10 के एंड पे देखेंगे तो भी सिलेक्टेड सवाल नजर आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा रश नजर आएगा आपको 9 के एंड पे। बट वो रश असल में सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का नहीं है, वो 505 जो कि आपका बहुत पसंदीदा स्टैंडर्ड एक्सटर्नल कंफर्मेशन, उसका रश है। तो अब हमारी कोशिश ये होगी कि हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को अलग करके, यानी कि इस वक्त हमारा सेशन 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। फर्स्ट पोर्शन में हम इसकी बात कर रहे होंगे और सेकंड पोर्शन में इन 2 की बात कर रहे होंगे। ये वाले भाई साहब हमारा आज का टारगेट नहीं है, ये कल का टारगेट है, जब कल इसके साथ चैप्टर नंबर 5 को जोड़ के पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। तो अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कैसे बनेंगे, एक बच्चों वाला तरीका जो सुनना समझना आसान है। किताब में सारे लिखे हुए हैं, जाएं किताब में और रट्टा मार लें। मेरे लिए सबसे आसान काम यह है कि मैं आपसे कहूं किताब में लिखा हुआ है, जाओ रट्टा मार लो, और रट्टा मारने के बाद अगर आप मेरे से गारंटी लें कि सर वही एरियाज आएंगे जो किताब में है, तो वो गारंटी भी कोई नहीं है। कभी भी कोई ऐसी डिस्कशन आ सकती है जो किताब में नहीं लिखी हुई। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो स्टैंडर्ड सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब मैं प्रोसीजर्स बनाने की बात कर रहा हूं
तो प्रोसीजर्स कैसे बनाने हैं, क्या करना है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सिर्फ हमें थोड़ी सी गाइडेंस मिलती है कि आपने असर्शन बाय असर्शन सोचना है। तो थोड़ा सा आज मेरी तरफ तवज्जो करना है। अगर 15-20 मिनट तक आपको मेरी बात समझ आ जाती है तो इससे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये कभी भी हमें डर नहीं देगा ये टॉपिक। तो दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जिसके लिए जो है ना लोग इस चीज को पसंद करते हैं, या क्रैश कोर्स में बहुत ज्यादा, पिछली दफा भी जो क्रैश कोर्स था तो उसमें सबसे ज्यादा लोगों को ये था कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स वाला जो है ना वो बड़ा जबरदस्त था। आईकेएप में भी जब भी क्रैश कोर्स हुआ तो लोगों ने हमेशा, बच्चों ने आके कहा सर हमें और कोई मसला नहीं, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स जो है ना आपने सही से कराने हैं। तो जब उन्हें पता लगा कि उसके ऊपर एक दिन है 5 में से, तो वो हैरान हुए। उन्होंने कहा जी एक दिन में कैसे होगा? मैंने कहा ये एक दिन में 1 घंटे तक हम उस पर बात करेंगे, बाकी और चीजों में बात करेंगे। तो वो बच्चे परेशान हो गए। ये तकरीबन कोई 3-4 साल पुरानी बात है कि फिर बच्चों ने कहा कि नहीं सर आपको नहीं पता, सब्सटैंटिव प्रोसीजर से बहुत सवाल आए हुए हैं। फिर मैंने तंग आके, क्योंकि इतने बच्चे परेशान हो रहे थे, तो मैंने 100% सवाल आईकेएप में दिखा दिया। 15 थे 2008 से लेके 2021 के दरमियान 15 टोटल सवाल आए थे जो प्योर सब्सटैंटिव प्रोसीजर के सवाल थे। अब वो उसको मिक्स कर देते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन वाले सवाल के साथ कि नहीं ये देखिए ये भी सब्सटैंटिव प्रोसीजर का सवाल है, वो स्टैंडर्ड का सवाल है और स्टैंडर्ड ने उसके बड़े अच्छे तरीके से उसका जवाब दिया हुआ है। तो मिक्स नहीं करना। एक है प्योर हमने प्रोसीजर कैसे बनाना है, और एक है कि हम लोगों ने अलग अलग एरिया में चीजों को किस तरह से लेके चलना है। आइए से 500 याद है, ऑडिटर अपने प्रोसीजर लगाता है रिस्क असेसमेंट के वक्त और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाता है। फर्दर जो लगाता है उसमें कौन से 2 स्टेजेस हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सब्सटैंटिव की भी आगे 2 स्टेजेस हैं, लेकिन उसके ऊपर हम कल इंशाल्लाह बात करेंगे। तो अब ऐसे में जब सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाने हैं तो आपने प्रोसीजर्स लगाने हैं। ऑडिटर प्रोसीजर क्यों लगाता है? ताकि क्या मिले उसे? एविडेंस मिले। और जब एविडेंस मिलता है तो उसकी बेस पे क्या होता है? वो ओपिनियन दे देता है। तो आपने प्रोसीजर लगा के क्या हासिल करना है? एविडेंस। अगर हमें नहीं बोला तो आइए से 500 ने हमें बताया था कि दुनिया में सिर्फ 7 ही तरीके हैं जिससे आप एविडेंस हासिल करते हैं। तो अगर हम कभी भी सब्सटैंटिव प्रोसीजर बना रहे हैं तो हमारे जहन में वो गिनती होनी चाहिए कि वो 5-7 तरह की बातें थी। या हम चीजों को इंस्पेक्ट करते हैं, या इंसानों से इंक्वायरी करते हैं, या ऑब्जर्व करते हैं, या चीजों को रिकैलकुलेट कर देते हैं, या रिपरफॉर्म कर देते हैं, नहीं तो दूर बैठे लोगों को खत लिख देते हैं, नहीं तो एनालिटिकल प्रोसीजर लगा देते हैं। तो आज मैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर में बात कर रहा हूँ। हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन हर सब्सटैंटिव प्रोसीजर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिक्सिंग एनालिटिकल प्रोसीजर की जा सकती है। हर एरिया के अंदर एक मैथमेटिकल सेंस होती है, आप उसको जरूर बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज का मेरा स्कोप उस मैथमेटिकल सेंस का नहीं है, लेकिन जब कल हमें वो मैथमेटिकल सेंस भी समझ आ जाएगी तो किसी भी एरिया के प्रोसीजर लिखते हुए उसकी किसी भी स्टेप पे आप एनालिटिकल प्रोसीजर ऐड कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि होगा क्या, किस तरह से करेंगे? जवाब ये है कि मुझे ये वर्ड समझ आना चाहिए, असर्शन। असर्शन कहते हैं मैनेजमेंट के कुछ एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट क्लेम्स को। कुछ वो क्लेम जो वो करते हैं एक्सप्रेसली, कुछ वो क्लेम जो करते नहीं है लेकिन वो ये समझते हैं कि ये मामला इसी तरह से है, तो इनको हम कहते हैं असर्शंस। और जब उनके वो क्लेम अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने गलत साबित कर दिए तो मैं कहूंगा तुम्हारे अकाउंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। और अगर वो क्लेम सही साबित हो गए तो ओपिनियन साफ हो जाएगी। तो अगर मैनेजमेंट ने जो असर्शंस की हैं वो असर्शन में वेरीफाई कर लूं तो मेरी तसल्ली हो जाएगी। तो अब मुझे समझना होगा ये असर्शन क्या भला है, और फिर समझना होगा इसको वेरीफाई कैसे करना है। अगर मुझे असर्शन समझ आ गई कि क्या क्या है तो प्रोसीजर लगाना तो कॉमन सेंस वाली बात है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 5वीं पास 10वीं पास बच्चा भी ऑडिट कर सकता है, क्योंकि उसमें प्रोसीजर्स लगाने होते हैं जो कि कॉमन सेंस वाले होते हैं। को बहुत ज्यादा सुपर डुपर टेक्निकल या अकाउंटिंग की गहराई में बहुत ज्यादा उतरे हुए प्रोसीजर्स नहीं होते। सिलेक्टेड जगह अकाउंटिंग की डिबेट होती है, वरना तो आप ज्यादातर एक मैनुअल हार्डवर्क कर रहे होते हैं, मजदूरों वाला काम कर रहे होते हैं। असर्शन से क्या मुराद है ये समझाने के लिए मेरे पास नॉर्मली एक एग्जांपल होती है एक बिल्डिंग की। कि मैं ये कहता हूं कि फर्ज करें आपको किसी दोस्त ने कहा कि मेरी बिल्डिंग के बारे में ओपिनियन दो कि बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है या नहीं बनी हुई। आपने कहा चलो तुम जरा अपनी बिल्डिंग दिखाओ, मैं देखता हूं और ओपिनियन देता हूं। जब आप बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह उसने गाड़ी रोकी
और गाड़ी रोक के कहा अब आगे का सफर पैदल है। आपने कहा क्यों? उसने कहा जी वो बिल्डिंग एक गुजान आबाद इलाके में है, पतली पतली गलियों से गुजर के वो बिल्डिंग आएगी, तो गाड़ी हमें 1.5 किलोमीटर दूर खड़ी करनी होगी। तो आपने तड़प के कहा कि भाई ये तो बहुत ही फजूल बिल्डिंग हुई। क्या आपको बिल्डिंग नजर आ रही है? क्या आपने उसकी क्वालिटी चेक कर ली है? क्या उसकी एलिवेशन, उसका स्टाइल, उसका स्ट्रक्चर, उसके अंदर के फीचर्स देख लिए हैं? बट आपने कह दिया बकवास बिल्डिंग है, फजूल बिल्डिंग है। क्यों? क्योंकि अच्छी बिल्डिंग में आप मानते हैं कि उसकी एक अच्छी लोकेशन होनी चाहिए। अगर उसमें अच्छी लोकेशन नहीं मिली तो वो बिल्डिंग अच्छी नहीं है। तो इसका मतलब है कि पूरी बिल्डिंग कचरे में चली जाएगी अगर उसकी लोकेशन नाम की अजर्शन गलत हो गई। अच्छी बिल्डिंग जो कहता है ना मेरी बिल्डिंग अच्छी है, वो बोले या ना बोले वो क्लेम करता है कि इसकी लोकेशन भी अच्छी है, ये क्वालिटी भी अच्छी है, फलाना भी अच्छी। तो आपको लोकेशन अच्छी नहीं लगी, आपने उसकी बिल्डिंग रिजेक्ट कर दी। सीजन 2 आप फिर से दोस्त के साथ गाड़ी में जा रहे हैं और इस दफा वो गाड़ी एक जगह से गुजरते गुजरते एक बिल्डिंग के सामने पहुंची। गाड़ी बिल्डिंग तक पहुंच रही है, आप बड़े एक्साइटेड हो गए। सीजन 1 में तो आप बहुत मायूस हो गए थे। आपको उसने कहा तुम उतरो, मैं जरा दूर पार्किंग में लगा के आता हूं। आपने कहा क्या मतलब, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसकी पार्किंग में ले जाओ। उसने कहा यार वो असल में बिल्डिंग से कमाना था तो हमने अंदर पार्किंग दी नहीं। कोई मसला नहीं, किलोमीटर पे पार्किंग है, बस मैं वहां जाता हूं, पार्किंग में लगा के पैदल चल के आ जाऊंगा। हमने चलो वापस, बकवास बिल्डिंग है। ये कौन सी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के पार्किंग ही नहीं दी। और वापस जाते हुए दोस्त ने कहा यार फिर क्या ओपिनियन है बिल्डिंग के बारे में? आपने कहा बहुत ही बकवास बिल्डिंग है, देखी नहीं अंदर जाके आपने। लेकिन चूंकि उसमें पार्किंग जैसी अहम चीज बड़ी बिल्डिंग के होने के बावजूद मिसिंग नजर आई, तो आपने कह दिया कि ये बिल्डिंग अच्छी नहीं है। सेम गोज विद, फर्ज करें सीजन 3, लोकेशन भी सही है, गाड़ी अंदर गई, पार्किंग से अब आप बाहर निकले और जनाब आप वो जब बाहर निकले तो हुआ कि चलो भैया बिल्डिंग में एंटर होते हैं। बिल्डिंग में एंटर हुए, ग्राउंड फ्लोर देखा, बड़ा जबरदस्त, बड़ा अच्छा नक्शा बना हुआ, हर चीज बड़े स्टैंडर्ड के मुताबिक, क्वालिटी के मुताबिक। आपने कहा चलो भैया ऊपर चलते हैं, उन्होंने कहा चलो सीढ़ियों की तरफ चलते हैं। आपका जरा ज्यादा वॉक करने का मूड नहीं था, आपने कहा चलो लिफ्ट से चल लेते हैं, सीढ़ियों पे क्या जाना। उन्होंने कहा जी लिफ्ट तो नहीं है। आपने कितने मंजिला है हमारा? तो उन्होंने कहा 17 मंजिला। तो ऑडिटर ने कहा कि लोग ऊपर तक कैसे जाते हैं? उन्होंने कहा सीढ़ियों से। मैंने कहा भाई हमने तो सीढ़ियों से पहले फ्लोर तक जाना है ना। फर्ज करो किसी ने 5वें फ्लोर तक जाना हो, वो कैसे जाएगा? उसने कहा वो सीढ़ियां जो पहले फ्लोर तक जाती है ना, वही घूम के दूसरे फ्लोर पे भी चली जाती हैं, वही तीसरे पे भी चली जाती हैं। तो जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता करके लेवल 1 तक पहुंचेंगे, वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके लेवल 5 तक भी पहुंच जाएंगे। तो ये अच्छा है, आजकल जो है ना वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आ रही हैं और हम लोगों की सेहत का ख्याल रखते हैं। तो जिनका 17वें फ्लोर पे घर है उनके मोटापे खत्म हो जाएंगे डेली वॉक कर करके। तो आपने कहा यार जालिम आदमी, गजब खुदा का, 17 मंजिला इमारत बना दी तुमने और लिफ्ट नहीं डाली अंदर। फजूल बिल्डिंग है, ऊपर के फ्लोर देखे बगैर आप नाराज होके आ गए। आपने कहा तुम्हारी बिल्डिंग अच्छी नहीं है। क्यों? एक अहम फीचर बिल्डिंग का बिल्डिंग में मौजूद नहीं है, विच इज उसकी अप्रोच ऊपर के फ्लोर्स की तरफ। फर्ज करें कुछ और बातें भी हो, इमरजेंसी एग्जिट ना हो तो एलडीए वाले कह देंगे कि गलत बिल्डिंग है, सही बिल्डिंग है ही नहीं। हवादार ना हो, क्वालिटी अच्छी ना बनी हुई हो, सरिया हल्की क्वालिटी का इस्तेमाल हुआ हो, तो हो सकता है आपके जहन में कुछ बहुत सारी रीजंस हो कि हाँ जी ये मसला वो मसला, ये मसला वो मसला, ऐसे इस तरह के मसले। तो आपने एक लिस्ट बनाई। कल को जब आपको किसी और दोस्त ने कहा मेरी बिल्डिंग चेक करनी है, तो आपने पहले से लिस्ट बनाई हुई थी 8 चीजों की। अगर ये 8 की 8 मुझे सही मिल गई तो मैं कह दूंगा तुम्हारी बिल्डिंग अच्छी है। और इनमें से एक भी एक खास लेवल से ऊपर की खराब हुई तो बिल्डिंग अच्छी नहीं है। तो बिल्डिंग के वो फीचर जिनको आप वेरीफाई करने के बाद ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग अच्छी है, वो फीचर असर्शंस हैं। असर्शन वो इंडिपेंडेंट अकेले फैक्टर्स हैं जिनको हम अलग से वेरीफाई करने के बाद ये बताते हैं कि वो वाली चीज अच्छी है या नहीं है। एक अच्छा बच्चा होने का मतलब ये है कि वो वालिदैन की भी खिदमत करता हो, पढ़ाई भी सही से करता हो, फलाना काम भी करता हो। बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, वालिदैन की खिदमत नहीं करता, वालिदैन से उलझ की बात करता है, तो हम कहेंगे अच्छा बच्चा नहीं है। वालिदैन की बहुत अदब रिस्पेक्ट करता है, फेल हो जाता है हर साल, तो भी अच्छा बच्चा नहीं है। इसका मतलब है कि अच्छा बच्चा अच्छे बच्चों को नहीं कहते, कुछ खास फीचर्स रखने वाले बच्चे को कहते हैं।
तो अच्छे बच्चे को वो अच्छा बच्चा है यानी इसके लिए मुझे वर्ड अच्छा को वेरीफाई नहीं करना, मैंने कुछ फीचर्स वेरीफाई करने हैं। अगर वो फीचर्स वेरीफाई हो गए तो बच्चा अच्छा, और अगर फीचर्स वेरीफाई ना हुए तो अच्छा बच्चा नहीं। तो बिल्डिंग का जब ऑडिट करना था, कहा कि बिल्डिंग के ऊपर ओपिनियन दो, तो बिल्डिंग नहीं देखनी थी, बिल्डिंग के फीचर्स देखने थे। अगर वो सारे फीचर अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं तो मैं कह दूंगा ये बिल्डिंग ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। अब आए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का किसी ने ऑडिट करने का कहा, तो जैसे बिल्डिंग का ऑडिट करने का कहा था और आप पहुंच गए थे 7-8 फीचर्स पे कि 7-8 फीचर्स होंगे तो बिल्डिंग अच्छी है, ये 7-8 फीचर्स ना हुए तो बिल्डिंग अच्छी नहीं है। सेम गोज विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आपको अपनी पसंद के 6 फीचर ना मिले या उनमें से एक भी खराब मिला तो आप नहीं कहेंगे कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। तो इसका मतलब है कि बिल्डिंग का ऑडिट मींस बिल्डिंग के फीचर्स का ऑडिट, अच्छे बच्चे का ऑडिट मींस उसकी खसूसियात का ऑडिट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट का मतलब है असर्शंस का ऑडिट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एरिया में असर्शंस मौजूद होनी चाहिए। अगर उसमें असर्शंस मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है वो एरिया ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा। फॉर एग्जाम्पल इसी एसी की मिसाल ले लेते हैं। अगर मैं इस एसी का ऑडिट कर रहा हूं तो इसका अपनी जगह मौजूद होना भी जरूरी है। इसका मौजूद होने के साथ साथ ओनरशिप भी इनकी होनी जरूरी है। इसकी अकाउंट्स में कंप्लीट रिकॉर्डिंग होनी भी जरूरी है। इसकी अमाउंट फाइनेंशियल में बिल्कुल लेटेस्ट स्टैंडर्ड की लेटेस्ट वैल्यूएशन टेक्निक के मुताबिक भी होनी चाहिए। डिस्क्लोजर पढ़ के समझ भी आना चाहिए। कोई ऐसी मिस भी ना हुआ वो जो मौजूद था और अकाउंट्स में नजर नहीं आया। फर्ज करें सब है, ओनरशिप भी है इनकी, अकाउंट्स में बहुत अच्छा बना हुआ है, वैल्यू भी ठीक है, प्रेजेंटेशन भी तूफानी है, बस ये अपनी जगह मौजूद नहीं है। तो ये मटेरियल में स्टेटमेंट है, 6 असर्शन में से एक असर्शन मिसिंग है, तो आपने क्या कह दिया? मटेरियल में स्टेटेड मौजूद है, अकाउंट्स भी बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, हर चीज जबरदस्त है, बस ओनरशिप हमारी नहीं है, किसी और की है, तो भी गलत है। इसका मतलब है कि अब हम अपने आप को फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल से एक स्टेप नीचे लेके आने लगे हैं, असर्शन लेवल। मुझे हर एरिया की असर्शंस वेरीफाई करनी है। तो ऑडिट सब्सटैंटिव प्रोसीजर किसे कहते हैं? वो प्रोसीजर जिससे ऑडिटर डिटेक्ट करता है कि कोई मटेरियल में स्टेटमेंट तो नहीं। और मटेरियल में स्टेटमेंट क्या है? असर्शन की गैर मौजूदगी मटेरियल में स्टेटमेंट है। यह असर्शन में मटेरियल लेवल की खराबी मटेरियल में स्टेटमेंट है। तो बाबा एक नए लेवल पे आके खड़े हो गए हैं। अब हमने बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग की ब्रिक्स का ऑडिट करना है। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, उसकी एरिया का ऑडिट करना, और एरिया नहीं, एरिया की असर्शंस का ऑडिट करना है। अगर मुझे असर्शंस मिल गई तो मैं कह दूंगा मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है मेरी ओपिनियन खराब हो जाएगी अगर असर्शन में से एक, आपको इतनी बड़ी बिल्डिंग के इतने सारे फीचर में से लोकेशन खराब मिली और आपने कह दिया बिल्डिंग अच्छी नहीं है। तो फाइनेंशियल में किसी भी एरिया की एक भी असर्शन में अगर मटेरियल में स्टेटमेंट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है। आप 705(6) के सवाल नहीं करते जी इन्वेंट्री डोर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे रिकॉर्ड नहीं हुई हुई थी। इन्वेंट्री मौजूद तो थी, अकाउंट्स में दिखाई भी तो थी, ओनरशिप तो ठीक थी, उसकी वर्किंग तो बनाई हुई थी, सिर्फ मसला यह था कि उसकी वैल्यूएशन में गड़बड़ थी। उस एक वजह से आपने कह नहीं दिया कि मटेरियल में स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फार्मूला चेंज हो गया। सब्सटैंटिव प्रोसीजर इज इक्वल टू प्रोसीजर्स टू वेरीफाई असर्शंस। अब अगर मैं आपको असर्शंस बता दूं तो प्रोसीजर तो आप बता सकते हैं। आप कहें सर बिल्डिंग वेरीफाई करनी है, क्या असर्शन है? मैं कहूंगा लोकेशन। आप कहेंगे सर रुक जाएं, अब मैं प्रोसीजर बनाता हूं। वी विल चेक द लोकेशन ऑफ द बिल्डिंग टू असेस कि क्या वो एक एक्सेसिबल लोकेशन है। ये आपका बन गया प्रोसीजर। तो मुश्किल बात प्रोसीजर नहीं है, मुश्किल बात असर्शन है। जब मैंने कहा पार्किंग इज असर्शन, तब आप प्रोसीजर क्या बनाएंगे? चेक करो अच्छी सी पार्किंग है या नहीं, इनकी पार्किंग को मैयर करो, इनकी पार्किंग को आसपास वाली बिल्डिंग की पार्किंग से मैच करके बताओ पार्किंग अच्छी है या नहीं। तो ये तो सादा इंग्लिश बात है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर एक कॉमन सेंस से लिखे हुए चंद इंग्लिश के सादा जुमलों को कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप लिख क्या रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस वजह से लिख रहे हैं।
तो ये मत रट्टा लगाएं कि लिखा हुआ क्या है, ये रट्टा लगाएं कि वजह क्या है। लोकेशन वेरीफाई करने की लंबी लाइन को रट्टा नहीं मारना, वर्ड लोकेशन को रट्टा मारना है। अगर मुझे पता है बिल्डिंग वेरीफाई करने के लिए मुझे लोकेशन वेरीफाई करनी है, तो मैं अपनी सादा इंग्लिश से पेपर में लिख दूंगा कि मैं जाके बिल्डिंग की लोकेशन को देखूंगा और चेक करूंगा क्या ये एक अच्छी लोकेशन है। समझ रहे हैं? तो वो तमाम लोग जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को खामखा रट्टा मार रहे हैं, वो ऐसा ना करें। अगर रट्टा मारना है तो ज्यादातर एक सफे को मारें, ज्यादा से ज्यादा रट्टा मारना है तो सिर्फ अजर्शन के मतलब समझे। अगर अजर्शन का मतलब, मैंने आपको कहा एसी, मैंने कहा इसकी एक इंपॉर्टेंट अजर्शन है एग्जिस्टेंस। अब कहानी आपकी कोर्ट में आ गई। सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताएं कि अजर्शन ऑफ एग्जिस्टेंस कैसे वेरीफाई होगी। जाके फिजिकली चेक कर लेंगे कि अपनी जगह मौजूद है या नहीं। तो ये बताने में कितनी दिक्कत करनी पड़ेगी। तो ये जुमले याद नहीं करने, ये पूरे पूरे के जाएंगे और जाके चेक करेंगे। याद करना है वर्ड एग्जिस्टेंस। और पेपर में बैठ के अगर सवाल आए तो सोचना है कि एसी की एग्जिस्टेंस कैसे वेरीफाई होती होगी, जाके फिजिकल वेरीफाई करने से। बात कुछ समझ आ रही है? तो ऐसे में अगर आपको गेम समझ आ गई ना, तो रादर देन मैं आपको 50-40 एरियाज रटे लगवाऊं, मैं आपको वो तरीका बता दूंगा जिससे सब्सटेंटिव प्रोसीजर बनते हैं। जब तरीका आपके पास आ गया तो आपने मसाले चेंज करने और डिफरेंट एरिया के सब्सटेंटिव प्रोसीजर बनाने हैं, थोड़ा सा अप्रोच चेंज करनी है, डिफरेंट एरिया के सब्सटेंटिव प्रोसीजर बनाने हैं। तो इसमें मैं अक्सर कोट करता हूं फल्यूद रस्फ्यूकी को, एक फ्रेंच फिलोसोफर फल्यूद रस्फ्यूकी। वो बेचारा दुनिया में गुमनाम मर गया और उसका ये कोटेशन जो है ना चोरी हुआ, चाइना ने भी चोरी किया, इंडिया ने भी चोरी किया। तो चाइना में मौजे तंग ने उसकी कोटेशन चोरी की और उसने कोटेशन ये दी कि मैं अपनी कौम को मछलियां पकड़ के नहीं दूंगा, मैं अपनी कौम को मछलियां पकड़ने का तरीका सिखाऊंगा। क्योंकि अगर एक लीडर अपनी कौम को मछलियां पकड़ के देता रहे तो जब लीडर लेफ्ट राइट है तो कौम तो भूखी मर जाएगी। लेकिन अगर लीडर एक दफा अपनी कौम को मछलियां पकड़ने का तरीका सिखा दे तो वो जाएंगे और हर दिन खुद शिकार करके मछलियां पकड़ेंगे। तो मैंने आपको मछलियां नहीं देनी, मछली पकड़ने का तरीका सिखा देना है। आप सोच रहे थे जी एक दिन में लिखा हुआ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, तो एक दिन में सब्सटेंटिव प्रोसीजर सारे सर कैसे कराएंगे? जरूरत ही नहीं है। इतना बच्चों वाला काम आपको बुरा लगेगा कि क्लास में इतनी बच्चों वाली बातें रिपीट कर रहे हैं हम। आपके पास एक अप्रोच आ जाएगी, वो अप्रोच के बाद आपको कोई भी एरिया देंगे, आपने उसे चीर फाड़ कर रख देना है। आप कहेंगे सर एरिया बताएं, एरिया जो भी होगा, अजर्शन अगर वही 5-6 सवाल है तो आपने उस एरिया को देखना है, अपने सवालों को सोचना है और इंग्लिश लिखनी शुरू कर देनी है। अब जब इतना सस्पेंस क्रिएट हो गया तो जरा देखें तो सही वो सवाल क्या है। सवाल सादा इंग्लिश में है, लेकिन वो सवाल याद नहीं रखने, उन सवालों के पीछे जो अजर्शन है वो याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल सवाल ये होता है क्या ये अपनी जगह मौजूद है या नहीं, लेकिन एक छोटे से वर्ड में हमने बोल दिया इसको एग्जिस्टेंस। तो 5 सवाल है मेरे पास, किसी भी एरिया का जब भी ऑडिट करना है, कुछ नहीं पेपर में जहन में आ रहा, उर्दू में 5 सवाल जहन में लेके आए, 5 सवालों के जवाब आपकी इंग्लिश अगर बता देती है तो आपने बहुत अच्छे सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिख दिए हैं। क्या है वो 5 सवाल? पहला सवाल, वॉज या वर दोस प्रेजेंट? क्या वो चीज मौजूद थी? जिसका भी ऑडिट कर रहे हैं, सेल्स को ऑडिट कर रहे हैं, क्या सेल हुई थी? लैपटॉप को ऑडिट कर रहे हैं, लैपटॉप मौजूद था। प्रोजेक्टर को ऑडिट कर रहे हैं, प्रोजेक्टर मौजूद था। लोन को ऑडिट कर रहे हैं, लोन मौजूद था। इक्विटी को ऑडिट कर रहे हैं, इक्विटी मौजूद थी। नॉन करंट एसेट्स बिल्डिंग का ऑडिट कर रहे हैं, बिल्डिंग मौजूद थी। एक्सपेंसेस को ऑडिट कर रहे हैं, एक्सपेंसेस हुए थे। तो पहला सवाल, वॉज या वर दोस प्रेजेंट? सबसे पहली कोशिश ये करनी है कि समझें कि जिस चीज को अकाउंट्स में दिखाया जा रहा है क्या वो असल में एग्जिस्ट करती थी, क्या असल में ऐसा कुछ हुआ भी था, या एमी कागजों में लिख दिया है। 5 सवाल हैं, फिर इन सवालों के आगे इनकी दर्शंस को याद करने की कोशिश करेंगे। क्या ये चीज मौजूद थी? नंबर 2, वॉज दैट कंप्लीटली रिकॉर्डेड? दूसरा सवाल, क्या ये चीज कंप्लीटली फुली सही से रिकॉर्ड हो गई है? एसी का ऑडिट करते हुए पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि क्या ये एसी जो अकाउंट्स में दिखा रहे हैं ये मौजूद भी है या नहीं। और दूसरी चीज, क्या सारे एसी जो इनके पास मौजूद है इन्होंने दिखाए हैं या नहीं दिखाए। सेकंड, वाज दैट कंप्लीटली रिकॉर्डेड? तो कहीं ओवर स्टेटमेंट तो नहीं कर रहे, ज्यादा बता रहे हो मौजूद ही ना हो, कहीं अंडर स्टेटमेंट तो नहीं कर रहे।
मौजूद हो और रिकॉर्ड ना हुआ हो, ये दो खौफ समझ आ रहे हैं, ऑपोजिट खौफ है। पहले में मुझे लग रहा है अकाउंट्स में दिखता हुआ ऐसी है भी या नहीं, मुझे लग रहा है ये ओवरस्टेट हुए हैं अकाउंट्स। और दूसरा खौफ क्या है, एसी मौजूद था जगह पे, यहां नजर नहीं आ रहा था। तो एक कंप्लीटनेस का डाउट है, एक एग्जिस्टेंस का डाउट है। तो पहला सवाल, क्या ये सब मौजूद था? दूसरा सवाल, क्या सारा का सारा रिकॉर्ड हुआ? तीसरा बहुत अहम सवाल, क्या सही अमाउंट पे रिकॉर्ड हुआ है? अब एसी को जब मेजर करेंगे, वैल्यू इसकी लगाएंगे, तो देखेंगे कि एसी कौन से स्टैंडर्ड में आता है। उस स्टैंडर्ड ने एक एसी को रिकॉर्ड करने का क्या तरीका बताया। अब इसको लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी दिन लेके जाएंगे, तो फिर हम कहेंगे भाई ये तो आईएस 16 के अंदर आता है। फिर आईएस 16 में देखेंगे कि वहां क्या तरीका है जी, एक रिवैल्यूएशन वाला तरीका है, कॉस्ट वाला तरीका है। तो जो इन्वेस्टमेंट होगी उसकी वैल्यूएशन किसी और स्टैंडर्ड के तहत होगी, तो जो नॉन करंट एसेट है वो किसी और तरीके से होगा, जो करंट एसेट है वो किसी और तरीके से होगा। तो ऐसे में तीसरा अहम सवाल, क्या वो सही अमाउंट पे रिकॉर्ड है? हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे अपने प्रोसीजर्स के थ्रू। चौथा, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से या हमसे रेलेवेंट भी था? ये एसी जो हम दिखा रहे हैं, क्या इसका हमसे ताल्लुक भी है? एक एसेट का हमसे तब ताल्लुक होता है जब वो हमारी ओनरशिप का हो। अगर वो हमारा है ही नहीं तो इसका मतलब है वो हमसे रिलेट ही नहीं करता था, हमने गलत दिखाया। मैं अगर एक लोन दिखा रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और वो लोन मेरी ऑब्लिगेशन बनता ही नहीं, तो वो लोन दिखाना नहीं चाहिए। तो चौथा सवाल, क्या इसका फाइनेंशियल से या इसका इस कंपनी से कोई रेलेवेंस है? अगर है तो इसका मतलब है ठीक है, फिर ये हमें दिखाना चाहिए था। पांचवा आखिरी सवाल, क्या ये फाइनेंशियल में सही से डिस्क्लोज और प्रेजेंट हुआ है? तो क्या ये मौजूद था? क्या ये सारा रिकॉर्ड हुआ है? क्या इसकी अमाउंट ठीक है? क्या ये हमसे रिलेट करता है? और फाइनली, क्या ये फाइनेंशियल में सही जो कवानीन तरीके कायदे हैं उसके मुताबिक रिकॉर्ड हुआ है? अगर ये पांचों सवालों का जवाब इज अ टिक, तो मुझे इस एरिया में मसला नहीं है। इन पांचों में से एक सवाल का जवाब भी गलत है तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अगर रिकॉर्ड गलत अमाउंट पे हुआ है तो गलत है। सब कुछ सही है, हमारा था ही नहीं तो भी गलत है। अमाउंट ठीक है, मौजूद भी है, कंप्लीटली रिकॉर्ड भी हुआ है, रिलेट भी करता है, लेकिन डिस्क्लोजर में डिस्क्लोजर के जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो नहीं किए गए, तो भी हम कह देंगे कि ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। इन सवालों के पीछे एक एक दो दो वर्ड्स की असर्शन है। तो ये सवाल असल में याद नहीं रखने, लेकिन पेपर में सब कुछ भूल जाए तो ये सवाल भी लिख देने में हर्ज कोई नहीं है। असर्शन कौन सी है इसके लिए फिर हमें समझना पड़ेगा। कुछ एरियाज होते हैं अकाउंट बैलेंसेस, कुछ होते हैं क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। इन दोनों के ऑडिट में फर्क होता है, बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है ऑडिटर की अप्रोच और प्रोसीजर में। अकाउंट बैलेंस का मतलब है डेटर का 30 जून का बैलेंस, एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी, ये होते हैं अकाउंट बैलेंस। आसान अल्फाज में, जिसका सीडी बैलेंस नहीं लिखते आप, कुछ में P&L डाल देते हैं और कुछ में सीडी होता है। तो जिनका कैरी डाउन बैलेंस और अगली दफा ओपनिंग बैलेंस होता है, ये कहलाते हैं अकाउंट बैलेंसेस। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं तो उसमें पूरे साल के डेटर नहीं आ रहे होते, 30 जून वाले दिन का बैलेंस ऑफ डेटर आ रहा होता है, पूरे साल का कैश नहीं आता, ईयर एंड का कैश आता है। पूरे साल के डेटर्स नहीं आते, ईयर एंड के आते हैं। पूरे साल के क्रेडिटर्स नहीं आते, पूरे साल की इन्वेंट्री नहीं आती, 30 जून या ईयर एंड पे रखी हुई इन्वेंट्री होती है। तो ये जितनी भी अकाउंट बैलेंस है ना, एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आखिरी दिन, अकाउंट बैलेंसेस होते हैं। तो ऑडिटर का सबसे ज्यादा तवज्जो होती है कि ईयर एंड पे ये चीजें मौजूद थी या नहीं थी, ईयर एंड वाले दिन अमाउंट ठीक थी या नहीं थी, ईयर एंड पे ये हमारी ओनरशिप था या नहीं था। ईयर एंड से 2 दिन पहले मेरी ओनरशिप नहीं था, लेकिन अगर आज ईयर एंड वाले दिन मेरी ओनरशिप है तो ओके है, कोई मसला नहीं। ईयर एंड से पिछले दिन 15 करोड़ के डेटर्स हमें पेमेंट करके चले गए और ईयर एंड पे 0 है तो भी कोई दुख नहीं। पूरा साल 15 करोड़ आउटस्टैंडिंग रहा, लेकिन ईयर एंड पे चूंकि नहीं है आउटस्टैंडिंग तो हमने 0 लिखा हुआ है। तो जो अकाउंट बैलेंस है उसका ऑडिट करते हुए आपकी सारी तवज्जो किस तरफ होनी चाहिए, आखिरी दिन क्या वैल्यू थी, आखिरी दिन मौजूद था, आखिरी दिन मौजूद था, आखिरी दिन कंप्लीटली रिकॉर्ड हुआ था, आखिरी दिन की वैल्यू ठीक थी, आखिरी दिन हमसे ताल्लुक था, आखिरी दिन की प्रेजेंटेशन सही थी। ये है अकाउंट बैलेंस। तो जो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन होता है यानी कि इनकम और एक्सपेंसेस, इसमें हम बात करते हैं फॉर द पीरियड। अब ये देखें ना, आप स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन पे लिखते हैं एज एट, ये वाली चीजें उस दिन,
और क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या लिखते हैं? फॉर द पीरियड, पूरे साल की सेल्स, पूरे साल के एक्सपेंस, पूरे साल की परचेजेस, पूरे साल का पेरोल, पूरे साल के बैड डेट्स, पूरे साल। तो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एक पूरे टाइम जोन की बात करते हैं। तो जब क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को ऑडिट करूंगा तो 100% पॉपुलेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगी, और जब अकाउंट बैलेंस को ऑडिट करूंगा तो आखिरी दिन का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सबसे अहम है, जिसके लिए शायद मुझे पीछे से रिवर्स वर्किंग करनी पड़े। क्या ये बात समझ आ रही है? तो फिर दोनों की चूंकि नेचर फर्क है तो 2-3 असर्शंस के अल्फाज फर्क हो जाते हैं। जो असर्शन के अल्फाज सेम हैं वो कौन से हैं? कंप्लीटनेस, क्या वो कंप्लीटली रिकॉर्ड हुई थी? यहां पे भी इसे कंप्लीटनेस बोलते हैं और यहां पे भी कंप्लीटनेस बोलते हैं। फिर क्या वो सही से डिस्क्लोज हुआ? इसमें 2 असर्शंस होती हैं, क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है वो एरिया सही खाने में रखा गया था। भाई ये एसी को उठा के मैं करंट एसेट्स में डाल दूं, आइए 16 के सारे डिस्क्लोजर भी पूरे कर दूं, लेकिन दिखाऊं कहां? करंट एसेट में। तो आप कहेंगे सर प्रेजेंटेशन तो बहुत प्यारी थी, क्लासिफिकेशन गलत थी। तो इसके पीछे 2 असर्शन है, सही जगह पे सही तरीके से दिखना चाहिए, याद रहेगा। तो क्लासिफिकेशन है कहां दिख रहा है, और प्रेजेंटेशन है कैसे दिख रहा है। तो ये क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन के अल्फाज यहां पे भी वही है और यहां पे भी वही है। अब 3 जगह जहां अल्फाज फर्क हैं। अकाउंट बैलेंस में इंपॉर्टेंट है उस दिन एग्जिस्ट करता था, उस दिन 30 जून वाले दिन। तो यहां इस सवाल को जो हम कह रहे हैं ना, क्या ये मौजूद था, इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे वो एग्जिस्टेंस। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे सेल आखिरी दिन हुई थी या नहीं हुई थी, अकरेंस। क्या साल भर सेल हुई थी, वॉज दैट प्रेजेंट को यहां बोलेंगे अकरेंस। तो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में यानी कि सेल, परचेज, एक्सपेंस, इनकम में हम देखेंगे क्या साल भर हुई थी, और अकाउंट बैलेंस में देखेंगे क्या साल के आखिरी दिन मौजूद थी। एसी पूरा साल इधर उधर गया रहा, लेकिन साल के आखिरी दिन हमारे पास मौजूद था। तो अकाउंटिंग के एतबार से चूंकि वो मौजूद है, तो आज 30 जून की जो हम फिगर लोगों को दे रहे हैं वो गलत नहीं है। तो वहां हम उसे अकरेंस बोलते हैं और यहां हम इसे एग्जिस्टेंस बोलते हैं। फिर ये जो सही अमाउंट पे रिकॉर्ड हुआ है, अकाउंट बैलेंस में क्या होता है, रीवैल्यूएशंस हो रही होती हैं। आखिरी दिन हम उसको दोबारा से मेजर करते हैं, नहीं यार एनआरवी चेक कर लो, नहीं इंपेयरमेंट देख लो, नहीं इसमें अमोर्टाइजेशन देख लो, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, इसको रीवैल्यूएशन मॉडल पे देख लो, उसको फेयर वैल्यू पे देख लो। ये सारे मसले आपने जितने भी पढ़े हैं ये एसेट्स के साथ ही तो कर रहे होते हैं, हम सेल परचेज के साथ तो नहीं कर रहे होते। हम आखिरी दिन की उसकी प्रेजेंटेशन के वक्त हम सोच रहे होते हैं कि इसकी इस वक्त अकाउंट्स में अमाउंट सही दिखनी चाहिए। तो इसमें हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। इसमें जो चीजें वो एक्यूरेट भी हो, उनकी वैल्यू भी ठीक हो, और वो सही खाने में सही तरीके से एलोकेट भी हुई हो। यानी कि एक नॉन करंट एसेट में अगर मैं एसी दिखा रहा हूं तो कुछ डेप्रिसिएशन ने इसको एलोकेट होना है, जिसके बाद इसकी वैल्यू कम हो जानी है। तो यहां एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है, एलोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां हम कंपाउंड वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। जबकि क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में सिर्फ जिस वक्त हुई थी उस वक्त की एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। डन। फिर ये सवाल था, वाज दैट रेलेवेंट, क्या वो हमसे रेलेवेंट था? एसेट हमसे रेलेवेंट होगा जब उसके हमारे पास राइट्स होंगे उसको यूज करने के। लायबिलिटी हमसे कब रेलेवेंट होगी? जब हमारी ऑब्लिगेशन होगी। तो आपने जो असर्शन वेरीफाई करनी है वो है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। बात समझ आई? वो बच्चे जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर को टिका के रटा मार के बैठे हुए होते हैं, एक आधा अटेम्प्ट पहले पेपर में गए तो पेपर में सामने एक जगह पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर पहले से डाले हुए थे उन्होंने, असर्शन बाय असर्शन, उन्होंने कहा असर्शन के प्रोसीजर ये, और बच्चों से पूछा बताओ कौन से प्रोसीजर गलत असर्शन के नीचे लिखे हुए हैं, और उनको सीधा करो और खुद से 2-2 प्रोसीजर खुद भी बता दो। बच्चा फौत। वो तो रटा मार के किया हुआ था ना, उसने कहा किताब में जो लिखा हुआ मैंने रटा मार लिया, पेपर में दिमाग इस्तेमाल करवा लिया। तो हमें पीछे का फ्रेमवर्क पता हो, आप रट्टा जितना मर्जी शौक से मारे, लेकिन अगर रट्टा मारना है तो 40 सफ़ों को नहीं मारना, रट्टा एक इस सफ़े को मारना है। अगर पढ़ा जाए, पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहां पे इसको हम क्या कहेंगे, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन हमारी है या नहीं है? सेल्स तो हमेशा सारी हमारी होती है, परचेजेस हमेशा सारी हमारी होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 15, 20, 25, 30 महीने की परचेजेस सारी तो हमारी नहीं है ना, हमने तो फॉर द पीरियड दिखाना है।
तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि 1 जुलाई से लेके 30 जून तक की सेल हमारी है, ना उससे पीछे की सेल हमारे इस ईयर की है, ना उससे। वॉज दैट रेलेवेंट टू अस या वॉज दैट रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो सारी सेल, सारी परचेज, सारे एक्सपेंस, सारी इनकम हमसे रिलेट नहीं करते। इनकम अगर यहाँ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन ठक 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 करके यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस पड़ी हुई हैं, तो हमने कट लगाना है कि हमारा स्टार्ट कहां से हो रहा है, एंड कहां से हो रहा है। ये मुझसे रिलेट कर रही है, ना इससे आगे वाली ना इससे पीछे वाले। तो इस असर्शन को वेरीफाई करते हुए मेरी तवज्जो ये होनी चाहिए कि अगले साल का डाटा इधर नहीं आना चाहिए, पिछले साल का डाटा इधर नहीं होना चाहिए, इस साल का डाटा आगे नहीं जाना चाहिए, इस साल का डाटा पीछे नहीं जाना चाहिए। तो कट ऑफ, इस असर्शन का नाम है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब आप कट लगा दें कि ये मेरा स्कोप है, मैंने इससे पीछे या इससे आगे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। क्या बात कुछ समझ आ रही है? तो अब हमारे पास 6 असर्शंस की लिस्ट आ गई। अकाउंट बैलेंस की असर्शन का नाम है एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की असर्शंस का नाम है अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन। अब आप पेपर में गए और पेपर में उन्होंने आपको अचानक से कहा कि क्रेडिटर्स के सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लिख दो। आपने पहले सोचना है कि क्रेडिटर है क्या भला, ऊपर वाले दो में से क्या चीज है, अकाउंट बैलेंस। अब आपको पता लग गया कि अकाउंट बैलेंस है, तो इसकी 6 असर्शन वेरीफाई करनी होंगी। आपने सारी असर्शन लिखी और सब सारी असर्शन के नीचे 3-3, 4-4 लाइनें खाली छोड़ दी। 3 हेडिंग लेफ्ट साइड पे पेज पे डाली, 3 हेडिंग राइट साइड पे डाली। अब आपने असर्शन बाय असर्शन सोचना है कि इस चीज को वेरीफाई करने के लिए मुझे सादा इंग्लिश क्या लिखनी चाहिए। कुछ नहीं समझ आ रहा तो जहन में सोचना है 7 तरीके होते थे ऑडिट एविडेंस हासिल करने के। किसी जगह जहां पे भी अटक जाए ना, तो सोचना है कि इंक्वायरी लग सकती है, कंफर्मेशन लग सकती है, ऑब्जर्वेशन लग सकती है। ये आखिरी हल है, आपको शायद वहां तक ना जाना पड़े, आपका जहन वैसे ही काम कर रहा हो। अच्छा, फर्ज करें अगर हम इस तरह से सोचना शुरू कर दें, तो किताब में भी तो काफी कुछ लिखा हुआ है। आप जो भी किताब पढ़े उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है, मैंने भी आईकेएप की किताब के प्रोसीजर पेस्ट किए हुए हैं, टीचर्स ने भी अपने अपने तरीके से चीजें ऐड की हुई हैं। आपने एक दफा पहले सोचना है कि प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए, और फिर अपनी अपनी किताब से खोल के एक दफा तसल्ली के लिए उसे देख लेना है। अगर 70-80% मैच कर रहा है, बहुत जबरदस्त बात है। क्यों? कोई स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड तो ये 3 है। मैं तो इस वक्त सब्सटैंटिव प्रोसीजर बनाने की बात कर रहा हूं। तो जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर बनाने की जहां बात हो रही है, तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर बनाते वक्त कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपने कोई स्टैंडर्ड में लिखे हुए 10 प्रोसीजर लिखने हैं। एक टीचर की किताब में किसी और तरह से लिखा होगा, दूसरी टीचर की किताब में किसी और तरह से लिखा होगा, आईकेएप में किसी और तरह से लिखा होगा। आप चैट जीपीटी से पूछेंगे, वो एक चौथी तरह से बता देगा। गूगल पे सर्च करेंगे और एक ही एरिया के 15-20 तरीके से लिखे हुए प्रोसीजर मिल जाएंगे। अल्फाज फर्क होगा, लैंग्वेज मैच्योर कम मैच्योर होगी, लेकिन समहाउ सबकी कोशिश होगी असर्शंस वेरीफाई करना। तब हमने किसी भी एरिया के प्रोसीजर्स को रट्टा नहीं मारना, हमने असर्शन सोचनी है और दिमाग इस्तेमाल करना है। अगर ये क्रैश ना होता और ज्यादा वक्त होता, तो जैसे रेगुलर क्लास में तो हम इसको काफी दिनों पे स्प्रेड कर लेते हैं, और हर दिन 1-2 एरिया में क्लास के सामने रखता हूं और वो उसके मुझे प्रोसीजर बताते हैं। फिर मैं उन्हें कहता हूं कि घर जाके आपने पढ़ के आना है, और अगर कोई नई बात या कोई नया जार्गन ऐड हुआ है तो ठीक है, आपने उसको अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर लेना है। लेकिन अगर हम हल्का सा तजर्बा करने की कोशिश करें, तो इन्वेंट्री एक बड़ा मशहूर एरिया होता है। तो इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती थी या नहीं, कैसे वेरीफाई करें? फिजिकली जाके वेरीफाई कर लें कि स्टॉक वो अपनी जगह पे मौजूद है या नहीं है। अगर इनकी इन्वेंट्री इनके पास नहीं, किसी और की लोकेशन पे पड़ी हो, कंफर्मेशन कर लें, उसको खत लिख के उनसे पूछ लें कि हाँ भाई क्या आपके पास ये चीज मौजूद है, तो एग्जिस्टेंस वेरीफाई। कंप्लीटनेस, जितनी भी इन्वेंट्री इनकी साल के एंड पे बनती थी, क्या वो सारी की सारी रिकॉर्ड हुई हुई है? हाँ जी, लिस्ट देख लें। इनके कोई इन्वेंट्री की शीटें होती होंगी, कोई फाइफो एफको वगैरह का कोई निजाम होता होगा, कोई बिन कार्ड होता होगा, कोई एक टी अकाउंट तो आप बना ही सकते हैं, सियाने आदमी है। ब्रॉड डाउन इतना था, इतनी प्रोडक्शन हुई, इतनी सेल हो गई, तो जो बच गया वो क्या होना चाहिए? वो इन्वेंट्री होनी चाहिए। तो इन्वेंट्री कंप्लीटली रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई है, तो इसमें भी उसकी आखिरी दिन वहां मौजूदगी कितनी थी। अगर मैं आखिरी दिन वहां पहुंच जाऊं और उसको अपनी आंखों से देख लूं कि कितनी इन्वेंट्री है, तो एग्जिस्टेंस भी वेरीफाई हो जाएगी, कंप्लीटनेस भी। जो ये इन्होंने मुझे दिखाया वो भी ढूंढ लूंगा, और जो मुझे नई चीजें नजर आएंगी पूछूंगा यहाँ क्यों नहीं है।
फिजिकल वेरिफिकेशन के प्रोसीजर को रिवर्स कर दें तो कंप्लीटनेस भी वेरीफाई हो जाती है। यानी अगर आपको क्लाइंट ने एक लिस्ट दी है कि ये लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, मुझे पहला खौफ है कि ये जो मेरे पास लिस्ट है वो मौजूद नहीं है सामने, तो आप यहां से सैंपल उठाएंगे और जाके ढूंढेंगे उसको फ्लोर पे, जहां पे इन्वेंट्री रखी हुई है वहां जाके ढूंढेंगे। अगर मिल जाएगी तो आपको एग्जिस्टेंस पे खुशी होगी। इसे कहते हैं लिस्ट टू फ्लोर अप्रोच, कि आपके पास जो डाटा है आप उसको एक्चुअल में देखें। एक रिवर्स अप्रोच होती है फ्लो टू लिस्ट। आप चलते चलते वहां जो स्टॉक पड़ा हुआ कहेंगे जो ये वाला आइटम है जरा लिस्ट में तो ढूंढ के बताओ किस जगह है, क्योंकि आपको डर होता है कि शायद कंप्लीट नहीं है वो लिस्ट और शायद कुछ चीजें ऐसी हैं जो वहां पे लिखी नहीं नजर आ रही। तो आप प्रोसीजर एक ही लगाएं, इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन, लेकिन उसके साथ ब्रैकेट में लिख दें लिस्ट टू फ्लोर, तो वेरीफाई हो जाएगा एग्जिस्टेंस, और लिख दें फ्लोर टू लिस्ट तो वेरीफाई हो जाएगा कंप्लीटनेस। तो इन्वेंट्री की कंप्लीटनेस वेरीफाई करना है, हमने एक दो टोटके और देखे। आसान हल क्या है, फ्लोर टू लिस्ट हम काम कर लेंगे। अब इसको इंग्लिश में कैसे बनाए, सिलेक्ट सम आइटम्स फ्रॉम द फिजिकल स्टॉक एंड ट्रेस दैट या वेरीफाई दैट या सर्च दैट इन द लिस्ट जो कि क्लाइंट ने प्रोवाइड की है। अल्फाज देसी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, अगर आप समझा पा रहे हैं ना आपने प्रोसीजर क्या लगाया वो इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। जब इस तरह के एरिया पे पहुंचेंगे तो फिर सोचेंगे कि उस चीज की अकाउंटिंग क्या होती है। क्या आपको इन्वेंट्री नाम की चीज की अकाउंटिंग पता है? IS2 वो कहता है कि इसका लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी ट्रीटमेंट होना चाहिए। बहुत अच्छा लगेगा कि आप पेपर में लिखें कि चूंकि इन्वेंट्री है तो हम IS2 का लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी की इस पे टेस्टिंग करेंगे। तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि बच्चे को पता है स्टैंडर्ड का नाम और बच्चे को स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट भी पता है। फर्क है स्टैंडर्ड का नाम आ रहा हो, ट्रीटमेंट याद ना आ रहा हो। तो कहें हम IS2 के रिकमेंडेड ट्रीटमेंट के मुताबिक देखेंगे कि काम सही हुआ या नहीं हुआ। आपको IS2 भी याद नहीं आ रहा और ट्रीटमेंट भी याद नहीं आ रहा, तो आप कहेंगे चेक करेंगे इस एरिया को एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की कंडीशंस के मुताबिक। जुमला आपके पास रहेगा लेकिन जुमला ज्यादा मैच्योर हो जाएगा जब आप उसमें स्टैंडर्ड का नाम ऐड कर दें, और ज्यादा मैच्योर हो जाएगा कि आप वो ऑफिशियल अल्फाज इस्तेमाल कर दें, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, इंपेयरमेंट टेस्टिंग, डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये कीवर्ड्स यूज कर देंगे तो इससे जरा आपके प्रोसीजर जरा ज्यादा खूबसूरत बन जाएंगे। तो बारह इन्वेंट्री पे वापस आते हैं। एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन वेरीफाई करने के लिए हम कहेंगे भाई इन्वेंट्री IS2 कहता है कि लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी की तरफ जाओ। अच्छा, फिर कॉस्ट कैसे वेरीफाई होगी इसमें? अब कॉस्ट में फिर अगला सवाल FIFO है या FCO है? CMA के सवाल तो याद है ना, एक तरफ एनआरवी वाली डिस्कशन चल रही होती है, एक तरफ कॉस्ट वाली। एनआरवी की अलग मुसीबत है, कॉस्ट की मुसीबत ये है कि भाई FIFO है या एवरेज है। तो आप उनसे कहेंगे मुझे शीट दो अपनी, पहले पूछेंगे, हम पूछेंगे जी FIFO है या FCO है, फिर पूछेंगे ये क्यों है। आपकी इदारे की नेचर ऐसी है कि आपको FIFO यूज करना पड़ रहा है, फिर वो आपको अपनी कैलकुलेशन की शीट्स देंगे। क्या करूं शीट के साथ? रिकैलकुलेट तो कर ही लूं ना, कम से कम बाद में देखेंगे सही है गलत है, कम से कम उसको रिकैलकुलेट तो किया जा सकता है, उसको रिकैलकुलेट कर लें। फिर उसके बीच में कुछ जगह परचेजेस दी हुई हैं, कुछ जगह इश्यूएंस दी हुई हैं। सैंपल पे कुछ इश्यूएंस वेरीफाई की जा सकती हैं, सैंपल पे कुछ परचेजेस वेरीफाई कर सकता हूं। ये कहां से वेरीफाई होंगी? उनकी रसीदें मौजूद होंगी, उनके एग्रीमेंट मौजूद होंगे वहां से। तो हम कहेंगे कि जी इसको लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी के लिए हमें कॉस्ट और एनआरवी दोनों चेक करनी है। कॉस्ट चेक करने के लिए क्लाइंट से हम ये 3-4 बातें पूछेंगे, आपकी पॉलिसी क्या है, फिर जो आपको वर्किंग देंगे हम उस शीट को देखेंगे, फिर उनकी सैंपल पे कुछ रसीदों को जाके हम देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर एनआरवी हो, एनआरवी किसे कहते हैं भला? सेलिंग प्राइस एस्टिमेटेड माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। अब ये वेरीफाई करना है, ये कैसे वेरीफाई होगी? उनसे पूछेंगे आपकी क्या असेसमेंट है, मार्केट प्राइसेस देखेंगे, और मैं ईयर एंड के बाद कौन से चला गया यहाँ से, अगले दिन मेरे सामने तो सेल हो रही होगी, तो मुझे पता लग जाएगा कि इनकी एनआरवी जो रिकॉर्ड की हुई थी सही है या नहीं है। तो मैं अंदाजा लगाऊंगा कि इनके आइटम सेल कितने पे हो रहे हैं, फिर मैं देखूंगा इनकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सेलिंग कितनी है, और फिर अंदाजा लगाऊंगा कि इनकी एनआरवी सही है या नहीं। और फिर एक लाइन तो लिखी जा सकती है, मैच द कॉस्ट विद एनआरवी, और अगर क्या खराब हो तो मुझे रिकॉर्डिंग चेंज करवानी पड़ेगी।
अगर कॉस्ट भी और एनआरवी भी, इनमें से कौन सा दूसरे से ज्यादा ऊपर नीचे हुआ तो मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज करने की जरूरत है। अगर एनआरवी कॉस्ट से नीचे गिर गई, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हमेशा कॉस्ट पे ही हो रही होती है ना, सारा सिस्टम तो कॉस्ट पे चल रहा होता है, एनआरवी तो बाद में अंदाजा लगाते हैं। तो अगर एनआरवी कॉस्ट से नीचे गई तो फिर मुझे उसको लॉस रिकॉर्ड करने की जरूरत है, और अगर नीचे ना गई, किस एरिया में किस असर्शन में कितना ज्यादा लिखना ही डिपेंड करता है आपकी नॉलेज बेस कैसी है। जब भी ये एरिया आएगा ना, आपको अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है, आप 6-7 लाइनें बड़े आराम से लिख देंगे, और एग्जामिनर को हो जाएगा कि हाँ भाई इस बंदे ने जहां अकाउंटिंग की बात आ रही थी बड़े तसल्ली से बताया कि मैंने क्या क्या चीज चेक करनी है। राइट्स, ये इन्वेंट्री हमारी है भी या नहीं। इनवॉइसेस, अगर एक इन्वेंट्री हम लेते हैं अपने पास रखते हैं और फिर आगे बेचते हैं तो फिर इनवॉइसेस से पता लग जाएगा कि इन्वेंट्री हमने परचेज की है, अगर तो ये फिनिश गुड्स टाइप है। और अगर कोई वर्क इन प्रोसेस या रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल की भी रसीदें हमारे पास होती हैं। वर्क इन प्रोसेस का पूरे टी अकाउंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा मूड में हो तो टी अकाउंट्स के अंदर घुस जाए कि जी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के खर्चे बनते हैं, फिर वर्क इन प्रोसेस में जाते हैं, फिर वहां से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होते हैं, वहां से कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर होते हैं, वहां से प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होते हैं। जिसको जितना आता है उतना लिख दे, जिसके पास जितना टाइम है और जितना आता है, और अगर अच्छा जा रहा है और अच्छे नंबर है तो लिख दे हर बात। तो जो जिनकी रसीदें होती हैं उनकी रसीद देख के हमें तसल्ली हो जाएगी कि ये इन्वेंट्री आइटम हमारे हैं। क्लासिफिकेशन, इन्वेंट्री को बैड डेट्स के अंदर दिखाना होता है, इन्वेंट्री को लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में दिखाना होता है, इन्वेंट्री को इक्विटी में दिखाना होता है, तो इन्वेंट्री को करंट एसेट्स में दिखाना है। तो ये बात लिखने में कितनी दिक्कत है। चेक करें कि इन्वेंट्री सही जगह पे करंट एसेट्स के अंदर दिखाई गई है। ये आप अपनी तरफ से एक बच्चों वाला जुमला लिख रहे हैं, लेकिन आईकेप को पसंद आएगा, उसको चाहिए ये जुमला। फिर हो सके तो यहाँ डिस्कशन शुरू कर दें उसके स्टैंडर्ड की। IS 2 ने कहा है कि इन्वेंट्री को जब आपने दिखाना है तो लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी पे दिखाना है, और इन्वेंट्री से रिलेटेड ये 3 तरह की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि वो सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है या नहीं दी। अब अगेन फॉर एग्जांपल लीजिंग का स्टैंडर्ड और आपको 5 डिस्क्लोजर एन में आ रहे हैं तो लिख दें फखर से कि ये 5 तरह के डिस्क्लोजर चेक करेंगे कि मौजूद है या नहीं। और लीज के स्टैंडर्ड का नाम याद आ रहा है, 5 डिस्क्लोजर याद नहीं आ रहे, तो कहीं चेक करें इस वाले स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर पूरे हैं या नहीं। अगर स्टैंडर्ड भी याद नहीं आ रहा, चेक करेंगे कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक ये प्रेजेंटेशन सही है या नहीं। अब ये सारा कुछ जो हम खुद से सोच रहे हैं खुद से लिख रहे हैं, जब हम अपने पलट के कागज को देखेंगे तो हमने 6 हेडिंग दी हुई होंगी, कुछ हेडिंग्स के नीचे 2 लाइनें लिखी होंगी, कुछ के नीचे 4-5 लाइंस लिखी होंगी, और कहीं तो हमने 8-9 लाइनें भी लिख दी होंगी। अब सवाल अगर 8 नंबर का हो, 9 नंबर का हो, तो हमने सारे मसाले भर दिए हैं। हम किससे कंपेयर होंगे? उस बच्चे से जो रटा मार के आया हुआ है। आई के पेपर चेक कर रहा होगा तो एक बच्चे का एक पेपर आएगा जिसमें उसने 13-14 लाइनें लिखी हुई होंगी, 15 लाइनें लिखी हुई होंगी, ठका ठक ठका ठक हर लाइन लिखता जा रहा है। एग्जामिनर पढ़ पढ़ के कहेगा यार बच्चा बस लिखी जा रहा है, बातें रिपीट भी हो रही हैं। चेक करते करते थोड़ा सा मायूस होगा, वो कहेगा जी बच्चे तो रट्टा मार के आना शुरू हो गए। फिर एक तरफ आएगा एक पढ़ा लिखा कागज आपका, उसमें आपने असर्शंस डाली होंगे, हर असर्शन के नीचे बड़े 90 तोले 2-3 जुमले लिखे हुए होंगे जो उस असर्शन को। अब अगेन वो जो पिछला डाटा था वो स्ट्रेटिफाइड नहीं था, आपने जो डाटा दिया है स्ट्रेटिफाइड में मेहनत कम होती है, एश्योरेंस ज्यादा होती है। तो वो जो 15-16 लाइनें लिख के बैठा हुआ था वो कहेंगे ये तो तुक्का मारी जा रहा है, गप्पे मार रहा है। और जिसने इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि आओ बताओ एग्जिस्टेंस कैसे वेरीफाई होती है, ये 2 तरीके, आओ बताओ वैल्यूएशन कैसे वेरीफाई होती है, तो उसके जहन में आपका एक इमेज बनेगा कि ये बोंगी नहीं मार रहा, ये रट्टा मार के नहीं आया हुआ, ये तुक्के नहीं लगा रहा। द पर्सन नोस कि वो क्यों ऑडिट कर रहा है। तो ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम ऑडिट क्यों कर रहे हैं। हम ऑडिट कर रहे हैं इन चीजों को वेरीफाई करने के लिए। जिस दिन ये 6 की 6 असर्शन मेरी वेरीफाई हो गई, इसका मतलब है मैंने उस एरिया के सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का हक अदा कर दिया है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स वो प्रोसीजर्स हैं विच आर परफॉर्म टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहते हैं एक ऐसी मिसस्टेटमेंट को जिसमें एक असर्शन गलत हो रही होती है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट हम कहते हैं ना एरर या फ्रॉड। एरर किसमें? प्रेजेंटेशन में एरर हो जाता है, या क्लासिफिकेशन में एरर हो जाता है, या कंप्लीटनेस में एरर हो जाता है, या एग्जिस्टेंस में एरर हो जाता है।
तो ये जो बेसिकली मटेरियल में स्टेटमेंट है, ये असर्शंस की गैर मौजूदगी या खराब मौजूदगी को कहते हैं। कोई भी अजीब सा एरिया भी उठा ले, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी ने बनाया है और कंपनी कहती है जी सॉफ्टवेयर बड़ा महंगा हमने बेचना है, तो आप कहेंगे ठीक है ये एक इंटेंजिबल एसेट है। फिर अगर आप IAS 38 की बातें याद करते हैं तो आप उन चीजों को कोट कर सकते हैं। आपको पता लगता है जी लीज वाला एसेट है, जब लीज वाला एसेट आप उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सोचते हैं, फिर आप एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस और सारी चीजें करते हैं। आपको पता लगता है नॉन करंट एसेट्स। हमने तो क्लास में जज्बाती होकर डेफर्ड टैक्सेशन की भी प्रोसीजर बनाए थे, किताब में नहीं है, IK अपने नहीं पूछे हुए, लेकिन जस्ट ये बताने के लिए कि पेपर में कभी भी कोई भी अननोन सा एरिया भी सामने आ जाए तो ये सवाल यही है। अब आपने जिस भी किताब से, जहां से भी, जिस भी एरिया के जो भी सब्सटैंटिव प्रोसीजर याद किए हैं या तैयार करने की कोशिश की है या घबराए बैठे हैं, आपने एरिया का पहले नाम देखना है और पहले उसे नहीं देखना, पहले सोचना है किसकी क्या प्रोसीजर होने चाहिए, फिर वो प्रोसीजर बनाने या कहीं छोटे छोटे से लिस्ट डाउन कर देने, और अब उस किताब को खोल के देखना है। थोड़े से अल्फाज बदले हुए होंगे लेकिन वो किताब एग्जैक्टली वो बता रही होगी जो आपने लिख दिया है। तो किताब को रटा नहीं मारना, सब्सटैंटिव प्रोसीजर को रटा नहीं मारना, ये अप्रोच समझ लेनी है कि ये क्या है। अगर उसके बाद भी आप कहते हैं कि नहीं सर बात ये है कि ये टू मच हो गया, आप हमसे ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारा दिमाग इतना नहीं चलता, एक काम करें, आप तो स्टैंडर्ड की तरफ प्रोफेशनल जजमेंट पे छोड़ दिया हमें। स्टैंडर्ड प्रोफेशनल जजमेंट के साथ कभी कभी अपने तोड़ के भी तो देता है, तो थोड़ी सी मदद तो और कर दें। ये तो आपने बता दिया लेकिन पेपर में दिमाग ना चला तो फिर एक पेज जिसपे टिपिकल प्रोसीजर इन असर्शंस के लिखे हुए हैं, कुछ नहीं तो पेपर में इनमें से 7-8 लाइनें हमेशा रेलेवेंट हो जाएंगी। तो बिल्कुल ही घबराए बैठे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो इतना तो है ही। जैसे अकरंस का एक टिपिकल प्रोसीजर है इंस्पेक्शन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या इंस्पेक्शन ऑफ आइटम परचेज। तो अकरंस में ज्यादातर सेल हुई थी या नहीं हुई थी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देख लें जी। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है सेल में? रसीद। एक्सपेंस हुआ था या नहीं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देख लें। फलाना हुआ था या नहीं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देख लें। तो हमेशा ये जुमला तो सेम है। एग्जिस्टेंस ज्यादातर मशहूर जमाना तरीका, और जो कहीं और पड़ी हुई है थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। एक्यूरेसी, चीजें सही हैं यानी नॉर्मली रिकैलकुलेशन ऑफ अमाउंट्स, थर्ड पार्टी से पूछ लें भाई यही रेट चल रहा था मार्केट में। एनालिटिकल रिव्यू, जिसके ऊपर हम आज नहीं बात कर रहे हैं, हम अगले दिन बात कर रहे होंगे इंशाल्लाह। एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन में मशहूर जमाना चीजें, इनवॉइस के साथ अमाउंट्स को मैच कर लें, चीजों को रिकैलकुलेट कर लें, ईयर एंड के बाद वाली चीजों को पीछे वाली चीजों के साथ मैच कर लें, जरूरत पड़ने पे एक्सपर्ट को बुला लें, ज्यादा टेक्निकल चीज है तो। कंप्लीटनेस के टिपिकल प्रोसीजर, रिव्यू ऑफ पोस्ट ईयर एंड आइटम, ईयर एंड के बाद के आइटम्स को देख लें। कट ऑफ टेस्टिंग, ये खास प्रोसीजर है जो कट ऑफ को वेरीफाई करने के लिए होता है। इस प्रोसीजर पे अभी टाइम मिलेगा तो बात करते हैं, नहीं तो ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात कर लेंगे। एनालिटिकल रिव्यू कल डिस्कस हो रहा होगा। कंफर्मेशंस, कंप्लीटनेस के लिए कई दफा आप दूसरों को कंफर्म करते हैं, उनसे लिखते हैं कि हमें बता दो कि ये चीज इसी तरह से है, तो हमें पता लग जाता है। कुछ ऐसे लोग भी हमें जवाब दे देते हैं जो इन्होंने लिखे हुए नहीं होते। रिकंसिलिएशन टू कंट्रोल अकाउंट, आप कंट्रोल अकाउंट जो डिफरेंट तरह के नहीं अकाउंटेंट्स बनाते हैं जिसको बाद में टैली करते हैं, आप उसके साथ रिकंसाइल कर सकते हैं। अब अगेन वही बात है कि रेगुलर क्लास होती तो कंट्रोल अकाउंट पे थोड़ा डिस्कशन होती, असली वाली क्लास में तो आवाम से मैंने पूछा था कंट्रोल अकाउंट के बारे में, और फिर वो इधर उधर देख रहे थे कि सर जो है ना मेरी तरफ देख के मेरे से सवाल ना पूछ लें। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, नॉर्मल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कैसे होते हैं? रिव्यूइंग इनवॉइसेस फॉर प्रूफ दैट आइटम बिलोंग्स टू, और कभी कभी आप थर्ड पार्टी को खत लिख के उससे कंफर्म कर लेते हैं आप ही ने बेचा था, क्या आप ही की चीज है, क्या आपने ही लोन दिया हुआ है। कट ऑफ, कट ऑफ का मशहूर जमाना प्रोसीजर है कट ऑफ टेस्टिंग। ये इतना लिख दें तो भी काफी है, रटा भी मारा जा सकता है, और पेपर में मार्जिन हो तो आप इसकी पूरी साइंस भी बता सकते हैं कट ऑफ टेस्टिंग क्या है। मैंने बताया कि आज ही थोड़ा सा किसी भी और टाइम पे कट ऑफ टेस्टिंग का प्रोसीजर मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ये एक स्पेसिफिक जार्गन है। एनालिटिकल रिव्यू तो आपको पता है। देन क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन ने क्या किया, दोनों के मिक्स बता दिए, और इतनी प्यारी जेनेरिक लाइन है कि आप हमेशा लिख सकते हैं। कंफर्मिंग कंप्लायंस विद लॉज एंड फ्रेमवर्क, ये जुमला गलत करके साबित कर जाए क्या? अगर आप क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन को बता रहे हैं तो आपने काम कंफर्म करेंगे इसको लॉस के साथ और फ्रेमवर्क के साथ। चेक द रिकॉर्डिंग इन प्रॉपर अकाउंट, रिकॉर्डिंग सही अकाउंट में हो रही है या नहीं हो रही है।
एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर तो नहीं रिकॉर्ड हो रहा, क्लासिफिकेशन सही है, एक करंट एसेट नॉन करंट एसेट्स में तो नहीं रिकॉर्ड हो रहा। देन रिव्यूइंग नोट्स फॉर अंडरस्टैंडेबिलिटी, कितना क्यूट सा जुमला है। प्रेजेंटेशन देखनी है ना, तो नोट्स को पढ़ेंगे ताकि समझ आए कि समझ आ रही है या नहीं आ रही। आखिरी जुमला, कंफर्मिंग अकाउंटिंग पॉलिसी इज कंसिस्टेंट, ये जुमला हमेशा देखा जा सकता है। तो यहाँ पे इतने सारे जो अल्फाज हैं, अब अगेन हर अजर्शन के आगे उसके टिपिकल प्रोसीजर है, लेकिन हर अजर्शन हर जगह नहीं आएगी, कुछ जगह ये वाली अजर्शन आएंगी, कुछ जगह ये अजर्शन आएंगी। तो अगर फिर भी रट्टा मारने का मूड है तो ज्यादा से ज्यादा अगर रट्टा मारना है तो एक सफे को मार ले रट्टा, कि पेपर में बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, कुछ नहीं समझ आ रहा किसी अजर्शन के नीचे, तो यहाँ की 2-1 लाइनें लिख दें तो भी काम चल जाएगा। तो आज से ऑनवर्ड सब्सटैंटिव प्रोसीजर से डरना नहीं है, कोई भी एरिया आएगा आपने उस पर सब्सटैंटिव प्रोसीजर बना देने हैं। फिर भी कंफ्यूजन हो रही हो, किताब में नहीं ढूंढना, चैट जीपीटी के पास जाना है, उसको कहना है कि मुझे इन 6 असर्शंस के 2-2 लाइनों के आसान इंग्लिश के प्रोसीजर्स बता दो, उसने आपको फौरन से बता देना है। आपको किताब की लैंग्वेज मुश्किल लग रही है, तस्वीर खींची, चैट जीपीटी को दिया, कहा ये प्रोसीजर्स हैं। फर्ज करें आपने किताब देखी, उसमें 13-14 लाइनें लिखी हुई हैं प्रोसीजर्स की, अजर्शन बाय अजर्शन नहीं है। तस्वीर खींच के डाली चैट जीपीटी पे, कहा इसको मुझे अजर्शन बाय अजर्शन डिवाइड कर दो, वो अजर्शन बाय अजर्शन डिवाइड कर देगा। फिर भी अगर आपको 13-14 लकीरें याद करनी है तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन फिर आपको 30, 35, 40 दफा उस तरह की 13-14 लकीरें याद करनी पड़ेंगी। और अगर आपको बनाना आ गया, अगर आपको पता लग गया कि कहानी क्या है, असल तो कहानी है ना, कहानी ये है कि मुझे 6 अजर्शंस वेरीफाई करनी है, जो मर्जी एरिया और सब्सटैंटिव प्रोसीजर बोले तो अजर्शंस वेरीफाई करनी है, तो बस आपने वो जुमले लिखते जाने हैं जिससे वो वाली अजर्शन वेरीफाई हो रही हो। किसी भी किस्म का एरिया हो सकता है। देखिए मैंने एक एसेट की एग्जांपल दे दी, अब जाहिर है क्रैश में उतना मार्जिन तो नहीं है, लेकिन एक लायबिलिटी की एग्जांपल भी ले लेते हैं। जी आपने एक लॉन्ग टर्म लोन लिया एक बैंक से, अकाउंट बैलेंस है, लोन एग्जिस्ट करता है या नहीं, फिजिकली वेरीफाई कर लेंगे, जाके लोन को पकड़ के देख लेंगे। अब कुछ चीजें फिजिकल नहीं वेरीफाई हो सकती, क्या करें, उनको खत लिख के देख लें और लोन का एग्रीमेंट देख लें। तो लोन के एग्रीमेंट को इंस्पेक्ट कर लें, कितना अच्छा लगेगा। आपने लुक द एग्रीमेंट ऑफ लोन, ये इतना मजे का नहीं है कि इंस्पेक्ट लोन एग्रीमेंट, थोड़ा मोहब्बर सी बात हो जाती है। अच्छा, जिस अजर्शन पे फंस गए, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, तो एक दफा वो मंत्रा जहन में दोहराया कि वो 7 चीजें क्या होती थी, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी। जब उन 7 को सोचेंगे ना, तो उनमें से कोई एक क्लिक कर जाएगा कि यार ये वाली यहाँ पे फिट कर देते हैं। सब कुछ है आपके पास, सारे मसाले हैं, सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। एग्जिस्टेंस, लोन एग्रीमेंट को देखा, बैंक को खत लिखा, उससे वो हो गया। सारे के सारे जितने भी कंपनी ने इस साल लोन लिए हैं वो सब के सब दिखाए हुए हैं, ये कैसे पता लगे। अगर ये रिकरिंग है, पिछले से चले आ रहे हैं, तो हम देख लेंगे पिछले साल कौन से चल रहे थे, वो तो कम से कम कंटिन्यू होने चाहिए। अगर हमने नहीं पे किए तो वो तो देखने चाहिए। तो जो नए लिए होंगे वो कहां से आए होंगे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। लोन ऐसे थोड़ी ले लिया होगा, इस पे बकायदा एग्रीमेंट हुआ होगा, मेंबर से पूछा होगा, डायरेक्टर से पूछा होगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, डायरेक्टर ने अपना इंटरेस्ट बताया होगा, अगर रिलेटेड पार्टी लोन है तो उसके अपने मसलो मसाइल हुए होंगे। तो लोन लेना आसान बात थोड़ी है। और मजे की बात है कि लोन एक छोटी चीज नहीं है कि हमारे फाइनेंशियल हमारी बैंक स्टेटमेंट में चुपके से आया और एडजस्ट हो गया। जैसे एक बच्चे की एक इंस्टॉलमेंट, पता भी नहीं लगेगा उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। हम अपनी बैंक स्टेटमेंट एक महीने की जब निकालते हैं तो वो तकरीबन कोई 40 से 50 सफे बन जाते हैं। उसमें एक बच्चे को ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। बस सारा पता लग गया। अब अगली दफा हम इस तरह की वैरायटी करेंगे कोई। खैर, तो बच्चे क्यों नहीं ट्रेस हो रहे, 5000, 5500, 4000, और बल्कि अगर किताबों वाला बच्चा है तो 500, 550, फलाना, इस तरह से करके। लेकिन एक अमाउंट ऐसे करके इतनी बड़ी करके नजर आ रही हो, 50 सफों को ऐसी भी देख रहे हो ना, जो इतनी बड़ी अमाउंट है ना, जो एकदम से दुनिया बदल देती है। तो लोन आपने ऐसे थोड़ी लिया होगा कि 10-20 हजार का लोन ले लिया। लोन शदीद मजबूरी में कोई बहुत ह्यूज अमाउंट ली होगी ना। तो जो नया लोन लिया होगा तो एक दफा आपके फाइनेंशियल्स का जो राइट पे बैलेंस आ रहा होता है, उसकी बैलेंस की दुनिया बदल गई होगी। वो एकदम से इतनी बड़ी फिगर नजर आना शुरू हो गई होगी। तो फाइनेंशियल में जितने मोटे मोटे क्रेडिट्स हैं, जो भी बैंक स्टेटमेंट में, कितना टाइम लगना है। एक जूनियर को बिठाए,
हो सके इधर जहां जहां तुम्हें 10 मिलियन से ऊपर की ट्रांजैक्शन नजर आए क्रेडिट साइड पे, उसे गोल कर दो। तो उसे जहां जहां ट्रांजैक्शन नजर आएगी उसे गोल कर देगा किसी को नहीं बताएगा, तो उसके ऊपर गोल निशान लगा दो, तो पता लग जाएगा। आप क्लाइंट से जाके कहेंगे भाई जान ये 11-12 बड़ी बड़ी फिगर जो क्रेडिट हुई है ये क्या है, कस्टमर ने इतनी बड़ी पेमेंट तो नहीं कर दी होगी आपको, तो ये क्या हुआ है, ये को बहुत बड़ी सेल रिटर्न हुई है, या आपने कोई लोन लिया है, या किसी को लोन दिया हुआ था उसने वापस किया है। तो जब हम ट्रांजैक्शंस को आपस में मैच करेंगे तो क्यों नहीं वेरीफाई होगा कंप्लीटनेस। तो जो जो नए लोन है वो भी हमें पता लग जाएंगे, वो एग्रीमेंट्स वगैरह से, वो मीटिंग के शेयर होल्डर्स, आसान पेपर में ना। अगर कंप्लीटनेस कभी भी वेरीफाई करनी हो, हर एरिया का टोटका है। जैसे ये एरिया ना, इसमें हमेशा उसकी अकाउंटिंग में घुस जाना होता है और अकाउंटिंग की डिबेट शुरू कर देनी होती है। इस एरिया में हमेशा उस चीज से रिलेटेड 2-3 तरह के डॉक्यूमेंट सोचने होते हैं, उनको आपस में क्रॉस मैच करना होता है। हम तमाम जो लोन एग्रीमेंट्स हैं उनको बैंक स्टेटमेंट्स के साथ क्रॉस मैच करके देखेंगे। 2-3 जगह से जब चीजों को वेरीफाई करते हैं कंप्लीटनेस ओके हो जाती है। जिस एरिया का जितना आपको पता हो, सेल्स परचेज में आपको ज्यादा पता है जी, वो गुड आउटवर्ड नोट होता है, फलाना नोट होता है, बिल ऑफ लेडिंग बनता है, चेकिंग स्लिप बनती है, आप वो सारे नाम लिख सकते हैं। कंप्लीटनेस हो गई। एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, लोन को फेयर वैल्यू पे दिखाना होता है, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे दिखाना होता है, इंपेयरमेंट करनी होती है, डेप्रिसिएट करके बुक वैल्यू दिखाना होता है, रीवैल्यूएशन मॉडल लगाना होता है, फिर कैसे दिखाना होता है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग, प्रिंसिपल माइनस जितना पे हो गया है एक क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए, और इसमें ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट अलग हो जाए। अब ये कंफ्यूजन आपके ध्यान में आ गई ना कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिक्स हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन का आपको प्रोसीजर मिल गया। चेक करें इंटरेस्ट लोन में तो नहीं क्लासिफाई हुआ, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल से तो नहीं मिक्स किया हुआ। खैर वापस ऊपर आते हैं, एक्यूरेसी वैल्यूएशन। अब आपको लोन की अकाउंटिंग पता है, जब लोन लेते हैं तो फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड होता है, साल में जितना प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं उतना माइनस हो जाता है, और क्लोजिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट करता है इस वक्त का पेबल प्रिंसिपल बैलेंस। तब कैसे चेक करेंगे, क्या इंग्लिश लिखेंगे, इंस्पेक्ट कर दें कि जो पेमेंट्स हैं वो कितनी हैं, इनके लोन रीपेमेंट स्केड्यूल को रिकैलकुलेट कर लें, प्रॉपर रेट लगा है या नहीं ये देख लें, अमाउंट्स को बैंक स्टेटमेंट में ट्रेस कर लें। अगर ये फॉरेन लोन होता तो फिर यहाँ पे वो आगे की कहानियां होती 21 वाली की जी उससे क्या फ्लक्चुएशन होगी। लोकल करेंसी लोन में तो वो वैल्यूएशन का मसला भी नहीं है, ये प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे रिकॉर्ड होगा। तो आप उसकी अकाउंटिंग की बात करें कि भाई वो इस तरह से रिकॉर्ड होता है और उसमें से प्रिंसिपल में से इंस्टॉलमेंट माइनस होती हैं, तो एट एनी गिवन टाइम बहुत दिल कर एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने का आप कह लो मैं साइंस लगाऊंगा, साल को ओपनिंग बैलेंस इतना बैलेंस था, साल में इतने नए लिए, इतने पे कर दिए, इतना क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। ये एनालिटिकल प्रोसीजर है जिसमें आप मैथमेटिकली अंदाजा लगा रहे हैं, ये आज का टारगेट नहीं है, कल का टारगेट है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, अब लोन एसेट तो है नहीं तो राइट तो भूल जाए। क्या ये लोन हमारी ऑब्लिगेशन था? लोन एग्रीमेंट की टर्म्स पढ़ लें कि कौन किससे लोन ले रहा है और कौन इसमें बाउंड हो रहा है और कौन इसमें सिक्योरिटी जमा करा रहा है और कह रहा है कि हाँ भी मैंने पैसे देने हैं और फिर शराइत होंगी इतने साल में पैसे देने हैं। नहीं तो उसको खत लिखा था बंदे को, बैंक को, उससे कहा जी आप कंफर्म करो कि ईयर एंड पे इनके जिम्मे आपका कुछ वाजिबुल अदा है, तो जब वो भी कहेगा कि भाई मैंने भी पैसे लेने हैं तो ऑब्लिगेशन और कंफर्म हो जाएगी। बाहर का बंदा भी मानता है मैंने पैसे दिए हुए हैं, एग्रीमेंट भी मानता है, अकाउंट्स भी मानते हैं, तो इसका मतलब है ये ऑब्लिगेशन है। अगेन जरूरी नहीं कि बस ये हवाई बात सुनी और मैस्मराइज हो जाए। किताब में नॉन करंट लायबिलिटी का पोर्शन बना हुआ है, जब आप उसके एक दफा पढ़ते हैं तो हो सकता है एक आध नया प्यारा सा जुमला नजर आ जाए, तो एक दफा पढ़ना जरूर है, रट्टे की नीयत से नहीं, इस नीयत से कि आपके जहन के साथ आप मैच कर रहे हैं और आपको प्रोसीजर बनाना आ गया, ये इंपॉर्टेंट है जी। क्लाइंट बैंक कहते थे तो राइट की बात भी हो जाएगी, नॉन वापस ना हो जी। अब अगेन अगर क्लाइंट बैंक है तो इन्होंने कहा फिर तो लोन वापस लेने में वो तो आपके एडवांसेस में आ जाएगा। इस वक्त प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमने दिया हुआ लोन, हमने लोन लिया हुआ है, तो अगर हम बैंक ऑडिट भी कर रहे होंगे और उसने भी किसी से लोन लिया हुआ होगा तो वो उनका भी एसेट नहीं होगा, उनके लिए भी ऑब्लिगेशन ही होगी। इस वक्त हम उस लोन की बात करें जो हमने लिया हुआ है। हमने अगर दिया हुआ होता तो हम उसको इन्वेस्टमेंट बोलते, हम उसको एडवांसेस बोलते और फिर हम उसको एसेट बना के ट्रीट करते। वहां हम देखते हमारा राइट है या नहीं, तो एग्रीमेंट को पढ़ते हैं कि क्या ये जो हमने पैसे दिए हैं ये काबिल वापसी हैं या नहीं। क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, लॉन्ग टर्म लोन को करंट एसेट्स में दिखना चाहिए,
करंट लायबिलिटीज में दिखना चाहिए, कुछ पोर्शन करंट में दिखना चाहिए, कुछ नॉन करंट में। अब देखें ना, पढ़े लिखी बात करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तो आईके को भी अच्छा लगेगा भाई। जिस तरह से मैं भी फजूल आदमी हूं, तो आईके मेरे जैसे बहुत सारे फजूल इंसानों को मिलकर बना हुआ है। तो अगर मुझे आपकी बात समझ आ गई तो मुझ जैसे बहुत सारे और फजूल लोग भी जब इकट्ठे बैठेंगे तो उनको भी आपकी बात समझ आ जाएगी। बस जिस दिन आपने फजूल होना छोड़ दिया, आपने काम की बात शुरू कर दी, तो ये बुरे लोग नहीं है। आप अच्छी बात लिखेंगे, टिक लगा देंगे, लेकिन आप जो लिखें वो अच्छी बात हो। क्लासिफिकेशन, लोन को नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाना है, उसका नॉन करंट पोर्शन, और उसका जो साल वाला पोर्शन है वो करंट लायबिलिटी में दिखाना है। उस क्लासिफिकेशन पर बड़ा ध्यान देना है। प्रेजेंटेशन कैसे प्रेजेंट करना है, इसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देख लेनी है और वो मीट होनी चाहिए एज पर फ्रेमवर्क। अब समझ ही नहीं आ रहा स्टैंडर्ड कौन सा क्या, तो कम से कम वो जुमला तो है। कंफर्म करें डिस्क्लोजर लॉस के साथ नॉन कंप्लायंट तो नहीं। अब लोन से रिलेटेड लॉज रेगुलेशंस भी होते हैं, कोई प्रूडेंशियल रेगुलेशंस भी होते हैं स्टेट बैंक के। तो जब ये जुमला चल जाएगा, जहां ज्यादा पक्की बात पता हो, पक्के अल्फाज लिखने हैं, और जहां कुछ ना पता हो, कम से कम ईमान के सबसे कमजोर दर्जे पे जाके वो वाली शीट है, इसमें से जो जेनेरिक जुमले आपने रटा मारे हुए हैं, आपने वो लिख देने हैं कम से कम। क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन, अगर आपको अलग अलग मुश्किल लग रहा हो तो बड़ी हेडिंग दे दीजिएगा क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन, और नीचे 3-4 लाइनें लिख दीजिएगा, ताकि टेंशन ही ना रहेगी मैंने जो बात लिख दी है प्रेजेंटेशन की थी या क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहता है उसको सही जगह पे दिखना चाहिए, प्रेजेंटेशन कहता है उसको जितने उसके डिस्क्लोजर हैं उस तरह से दिखना चाहिए, और उसको देख के यूजर को समझ आ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हो। क्या ये बात समझ आई? हमने थोड़ा सा तो एक्सटेंड किया अपने सेशन को, लेकिन हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर की गेम समझ ली है। दिस इज द टोटल गेम। लोग 2 महीने सब्सटेंटिव प्रोसीजर पढ़ते रहते हैं, तैयार करते रहते हैं, और उसके बाद भी उनके लिए सबसे तकलीफदेह एरिया सब्सटेंटिव प्रोसीजर होता है। मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के बीच में जो मिक्सिंग है वो साइड पे कर दी, उसको अलग ले जाके उससे डील करेंगे। लेकिन जो प्योर सब्सटेंटिव प्रोसीजर है किसी भी एरिया के बारे में, सबका सेम फ्रेमवर्क है, क्योंकि एक ही नियत से बनाते हैं ना। तो जब आपको नियत समझ आ जाए, जब वो असर्शन समझ आ जाए, तो फिर जिंदगी आपकी बड़ी आसान हो जाती है। तो होपफुली अल्लाह करे इस लेक्चर के बाद आपके कॉन्सेप्ट में इजाफा हुआ हो, और इसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया हो कि आप खुद से बना सकेंगे। फिर भी अगर डर जाएं तो चैट जीपीटी नामी एक छोटे से टूल का जरूर सहारा ले लीजिएगा, वो आपकी थोड़ी सी मदद कर देगा। उसे बता दीजिएगा कि मैं अभी बिगनर लेवल पे हूं, तो मुझे जरा आसान तरीके से बताना। वो आपके हिसाब से अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा इजी कर देगा, ताकि आपके समझना भी इजी हो। डन। आपका पसंदीदा टाइम आ गया ब्रेक वाला। 4:54 हो रहे हैं मेरे पास। 5 पूरा 6 मिनट या 5:05 मिनट? 5:05 ठीक है। मैंने आपको तकलीफ तो दी है। अच्छा, आप फ्रेश होके आए। 5:05 पे दोबारा मिलते हैं। हाँ जी, वेलकम बैक। क्या मेरी कौम को मछलियां पकड़ने का तरीका समझ आया? यानी मैं थोड़ा सा फलयूद रसफ्यूकी वाली फीलिंग में आ सकता हूँ। चलें, अल्लाह करे कि आप लोग अब मछलियां, जो बड़ी मछलियां, उनको छोड़ दें और कहें कि अब मैं अपनी मछलियां खुद पकड़ूंगा, नए तरीके से पकड़ूंगा। और 70% रीजनेबल एश्योरेंस पे तो आप हैं। आपने एक जगह पे जाके हेडिंग डाल दी और उसके नीचे जेनेरिक जुमले भी डाल दिए, तो आप 60-70% लेवल पे तो हैं। जितने वो जुमले थोड़े से ज्यादा फॉर्मल हो जाएंगे, जितना उसमें कोई स्पेसिफिक जार्गन ऐड हो जाएंगे, उतना मार्क्स थोड़े से और बेहतर हो जाएंगे। जितना आपकी अकाउंटिंग की नॉलेज का तड़का ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अब आप 0 पे नहीं है। अब आप 6 नंबर के सवाल में 3.5 नंबर के पास तो पहुंचे हुए हैं। अब 3.5 से 5 तक के सफर में जो है ना, वो जितने चीजें ऐड करेंगे, जितना उसको सजा देंगे, उतना अच्छा है। लेकिन अगर पेपर में कम टाइम और सब्सटेंटिव का सवाल आया वो, तो समहाउ कहीं ना कहीं आप उसको कुछ ना कुछ गुजारा मुजारा भी करेंगे, तो 3-4-5 मिनट के अंदर आप उसमें से मैक्सिमम नंबर ले लेंगे। और अगर सवाल आए ही लॉजिकल, जैसे इन्होंने, मैंने बताया 13 नंबर का सवाल था, वो 6 अजर्शन दी हुई थी, हर अजर्शन के नीचे उसके प्रोसीजर लिखे हुए थे। पूछा था बताओ कौन सी अजर्शन, कौन सा प्रोसीजर गलत अजर्शन के नीचे और क्यों। तो आपने बताना था लॉजिकली कि नहीं भाई, इससे ये चीज एग्जिस्टेंस वेरीफाई हो रही है, तुमने क्लासिफिकेशन के नीचे लिखा हुआ है। और फिर उन्होंने कहा था खुद से 2 और प्रोसीजर लिख दो। अब रट्टा तो फारिग हो गया, सामने ऑलरेडी चीजें लिखी हुई हैं। अब आपने खुद से सोच के ओवर एंड अबव लिखना है जो लिखा हुआ है उससे हटके।
उस वक्त फिर वो टोटका जहन में आता है कि हाँ भी वो 7 में से देख लें कि उन 7 में से 1-2 इन्होंने लिखे हुए हैं तो 2-3 मैं और उधर से ढूंढ के लिख लूं। तो पेपर में लॉजिकल सवाल आए या पेपर में रट्टे वाला सवाल आए, आप लोग इंशाल्लाह उसके लिए फुली तैयार है। अब चलते हैं हम स्टैंडर्ड्स की तरफ। हमने कहा सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के साथ 3 स्टैंडर्ड्स काउंट होते हैं, ये एनालिटिकल प्रोसीजर, ये खास किस्म के सब्सटैंटिव प्रोसीजर है। इंटरेस्टिंग बात है कि अभी ये जो हमारी एश्योरेंस हमें मिली है इसमें एनालिटिकल का जिक्र ही नहीं है। हो सकता है कल एनालिटिकल प्रोसीजर समझ आने के बाद आप हर एरिया में 2-3 लाइनें तो इसकी भी फिट कर दिया करें, क्योंकि ये भी एज अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर हेल्प कर रहे होते हैं। तो वही मेरी बात है, जितना आगे जाएंगे जितना नॉलेज मैच्योर होगा उतने अच्छे तरीके से हम उसको अप्लाई करेंगे। हमें अभी मिले इतना अरसा नहीं हुआ कि हमें भूल जाए कि हमने शुरू में क्या बातें की थी। ऑडिट का स्टार्ट क्या था, एथिक्स वाली बातें याद है, अरे वो अदर ऑडिटर, वो जो इंडिपेंडेंट जो वो आपने वो करना है, इंटरनल ऑडिटर की बात करनी है, बाहर के एक्सपर्ट की बात करनी है, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस की बात करनी है, उनकी इंडिपेंडेंस की बात करनी है, फिर रिलेटेड पार्टी वाली बातें हमारे जहन में है। ताज़ा ताज़ा तो हमने साफ ओपिनियन और खराब ओपिनियन वाली बातें की हैं। रफ्तार बड़ी तेज है, 3-4 दिन पहले तो हमने रिपोर्ट शुरू की थी, आज सब्सटैंटिव प्रोसीजर भी मुका दिए। कौन लोग हो तुसी, क्या खा के क्या चाह के रहे हैं आप? इतना ही होना चाहिए क्लास में, पता है मेरा दिल करता है महीने बाद इम्तिहान हो और 12-13 दिन की क्लास हो, बच्चे सिर्फ एक पेपर उठाएं, 12-15 दिन उसकी तैयारी करें, पेपर दे दें। कमाल, चौकस, चिकना तरीका, बेहतरीन, बेस्ट है। ACCS के करीब पहुंचने की कोशिश करता है, वो 3-3 महीने बाद इम्तिहान लेता है। तो इधर तो टाइम जोन इतना बड़ा होता है कि बहुत ही अच्छे से अच्छा बच्चा भी दरमियान में लूज कर जाता है, टेम्परामेंट उसका खत्म हो जाता है, क्योंकि वो बाउंड नहीं है ना, यूनिवर्सिटी की तरह बाउंड नहीं है कि क्रेडिट्स पूरे करने हैं, कॉलेजों की तरह बाउंड नहीं है कि अटेंडेंस पूरी होनी है। हम तो बेचारे ट्यूशन सेंटर्स हैं, हम थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं, उससे ज्यादा हमारे पास क्या पावर है। और अगर आपने पैसे पूरे दे दिए और आपको ज्यादा पूछो कि पढ़ नहीं रहे तो आपके यहाँ भी पैसे देती है ना, बस ठीक है, आप अपने हिस्से का काम करें, आप पढ़ा रहे हैं पढ़ाएं, मैं सामने कभी नजर आऊंगा कभी नहीं नजर आऊंगा, ये मेरी चॉइस है। मेरा बाप बहुत अमीर आदमी है, उसने पैसे खर्च कर दिए हैं, उसको भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ उसके साथ, लेकिन अभी मेरी मर्जी है, उसके पैसे तुम तक आ गए हैं, तो अब जब वो परेशान नहीं है ना तो तुम भी परेशान मत हो, क्योंकि उस गरीब को पता नहीं और हमें पता है। हम इसलिए बार बार इमोशनल हो जाते हैं। इतनी लंबी स्पीचेस आपके वालिदैन नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा लाहौर पढ़ने गया हुआ है। हमें आप लोग यहाँ नॉन सीरियस हरकतों में नजर आते हैं तो फिर हम तड़प जाते हैं कि भाई वो बेचारे वालिदैन का पैसा जाया हो रहा है। चलें जी, हम लोगों ने बात करनी है छोटे छोटे से स्टैंडर्ड की। एक बहुत छोटा स्टैंडर्ड है ISA 501 इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री के सब्सटैंटिव प्रोसीजर हम लोगों ने अभी बातों में बाय द वे देखे। तो हमने कहा था इन्वेंट्री काउंटिंग वाला दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 30 जून वाला दिन है ना, आखिरी दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड है जो हमें ये बता रहा है कि आपने इन्वेंट्री काउंटिंग वाले दिन किसी तरह से कोशिश करके क्लाइंट के प्रेमिसेस में पहुंच जाओ। क्लाइंट से पूछो भाई आपका ईयर एंड जो है उस ईयर एंड पे आप इन्वेंट्री की काउंटिंग करेंगे? उन्होंने कहा हम तो नहीं करेंगे। तो ऑडिटर ने कहा भाई फिर कैसे बताओगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी गिनती है? उन्होंने कहा जी हम अपने सॉफ्टवेयर में देख लेंगे, परपेचुअल निजाम है, जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा कह देंगे। ऑडिटर कहेगा नहीं, आखिरी दिन गिनो अपने आइटम्स को, आंखों से फिजिकली देखो, उनमें से कुछ खराब हुए होंगे, कुछ ही NRV दोबारा देखनी पड़ेगी, कुछ मिसिंग आइटम होंगे, कुछ चोरी हो गया होगा। तुम परपेचुअल सिस्टम फॉलो करते हो तो भी परपेचुअल सिस्टम की सपोर्ट है ये फिजिकल काउंटिंग, और अगर सिस्टम हो पीरियोडिक तो फिर तो काउंटिंग के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं। तो मैं क्लाइंट से पूछूंगा कि भाई आपकी जो इन्वेंट्री काउंटिंग है वो कब होगी, क्या 30 जून को होगी? वो कहें हाँ, मैं कहूंगा शाबाश, तुम लोगों से यही मुझे उम्मीद थी, एग्जैक्टली ईयर एंड वाले दिन होनी चाहिए काउंटिंग। लेकिन अगर वो कहें जी उस दिन बड़ा रश होता है, आपको पता है ग्राहक बहुत होता है, नोटू आ रहा होता है, उस दिन अगर इन्वेंट्री को गिनने बैठ गए तो फिर तो वो नुकसान हो जाएगा, हम अगले दिन गिनेंगे, को बहुत ज्यादा मसला नहीं है। अगर वो अगले दिन गिन के अगले दिन और पिछले दिन की रिकंसिलिएशन बना लेते हैं तो ओके, पहले मेरी कोशिश होनी चाहिए कि ईयर एंड वाले दिन पे उनसे बात करूं। लेकिन अगर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, कुछ और मसलों मसाइल हैं, तो ठीक है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन फिर उसके साथ रिकंसिलिएशन बनानी बड़ी जरूरी होंगी। तो बस ये इंश्योर करें कि वह इन्वेंट्री काउंटिंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा हाँ जी हम इन्वेंट्री काउंटिंग करेंगे। ऑडिटर ने कहा एक मिनट, काउंटिंग जब आप करने लगो भाई अकाउंट बनाना उनके जिम्मे, उसमें इन्वेंट्री की फिगर डालना उनके जिम्मे, उसकी क्वांटिटी लिखना उनके जिम्मे, तो इन्वेंट्री को गिनना भी उन्हीं के जिम्मे, उनके कंट्रोल्स है ना। मैं कह रहा हूं करना अपने अपना काम है, लेकिन मेरे पास एक प्रोसीजर है ऑब्जर्वेशन, इसमें मैं किसी को कुछ नहीं कहता,
मैं खामोशी से देखता रहता हूं आप लोग अपना काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। मैं 30 जून वाले दिन या वट एवर द ईयर एंड, उस दिन मैं आपके पास आऊंगा और मैं बैठ के ऑब्जर्व करूंगा आपको इन्वेंट्री काउंट करते वक्त। क्लाइंट ने कहा जब आप आ ही रहे हैं और आप ऑडिटर और आपका एक तजर्बा भी है, तो हमें काउंटिंग से पहले अगर कोई हमारे प्रोसेस में कोई वीकनेस नजर आ रही हो तो हमें जरा अच्छा मशवरा भी दे दीजिएगा। अच्छा मशवरा दे देंगे, हमारी काउंटिंग भी बेहतर हो जाएगी, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने उसमें हमारे लिए भी अच्छा हो और आपके लिए भी अच्छा हो। तो ऑडिटर ने कहा ठीक है। अब ऑडिटर पहुंच जाएगा वहां इन्वेंट्री काउंटिंग वाले दिन, और वहां जाके पहले देखेगा उनकी इंस्ट्रक्शंस इन्वेंट्री काउंटिंग करने की कैसे हैं। अब इन्वेंट्री काउंटिंग करने के लिए आपको एक बड़ी टीम चाहिए होती है। इन्वेंट्री छोटा आइटम नहीं है, इन्वेंट्री बहुत ज्यादा फैला हुआ आइटम है। एक कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो उनके पास इतने ज्यादा टूल्स की इन्वेंट्री होती है कि पूरे के पूरे बड़े से बड़ी लोकेशंस भरी हुई होती है उनकी इन्वेंट्री से। और अगर छोटा सेटअप भी देखें तो भी उसके अंदर अच्छी खासी तादाद में इन्वेंट्री होती है। इवन एक गली मोहल्ले के किनारे पे अगर कोई एक सुपर स्टोर है जो कि एक कनाल की जगह पे बना हुआ है, तो उसके अंदर सोचें कितनी तरह के, सैकड़ों हजारों तरह के आइटम होते हैं। तो ईयर एंड वाले दिन गिनती बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसकी कैटेगरीज बड़ी फर्क है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि उनकी इंस्ट्रक्शंस क्या है। यहाँ आईके आपको बहुत पसंद है, वो एक सवाल देता है कि जिसमें एक इन्वेंट्री काउंटिंग की टीम थी जो बहुत ही बोंगियां मार रही थी, और सवाल पूछता है बताओ इन्होंने क्या गलती की और उस गलती से क्या नुकसान होगा। तो कुछ टिपिकल बातें ये है कि आपने उनसे कहना है कि भाई जो इन्वेंट्री गिनो वो लिखनी है, जबानी याद नहीं रखनी। और जिस शीट पे लिखनी है उस शीट पे पहले आपने अपने सिस्टम से लिस्ट जनरेट करवा लेनी है कि कौन कौन से आइटम पड़े हुए हैं। तादाद नहीं जनरेट करवानी, आइटम्स के नाम जनरेट करवाने हैं। तो फर्ज करें वहां लिखा हुआ है जी पेंटीन का शैम्पू पड़ा हुआ है 150 ml का फॉर एग्जांपल। अब ये उसका नाम लिखा हुआ है, लेकिन इसकी तादाद सिस्टम से नहीं निकालनी। तो इस तरह की शीटें बननी चाहिए जिसमें जितनी भी तरह के आइटम है उन सबके नाम लिखे हुए और आगे जगह खाली आ रही हो। फिर आपने अपनी काउंटिंग टीम्स को 3-4 हिस्सों में, 5-6 हिस्सों में, 10-12 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। एक को कह देना है कि ये शैम्पू कंडीशनर वाले एरिया में तुमने काउंटिंग करनी है, एक को कह देना है कि ये दालों सब्जियों वाली जगह पे तुमने चले जाना है, एक को कहना है कि जो चिप्स और बिस्किट वाला एरिया है इसमें तुमने चले जाना है। अलग अलग एरिया डिवाइड कर लेने हैं और फिर उन लोगों से कहना है कि जबानी याद नहीं रखना, लिखना है, इस शीट पे लिखना है। फिर ये शीट जिस बंदे ने इस शीट की, अब एक अगर इन्वेंट्री में फर्स्ट करें 5000 आइटम है तो हमने क्या किया, हर सफे पे 25-25 आइटम लिस्ट किए और 20 शीटें फर्स्ट करें बना दी। और 20 तो नहीं बनेंगी, 200 बनेंगी। 5000 आइटम 200 शीटें बन जाएंगी, पक्की बात है। फिर सोच लें 200 आइटम, वो 200 शीटें बन गई। हमने क्या कहा, शीट नंबर 1 से लेके शीट नंबर 20 तक मिस्टर ए के पास है। अब मिस्टर ए ने हर शीट के ऊपर अपना साइन करना और उसकी शीट पे लिखे हुए आइटम उसने ढूंढने हैं, उसने गिनने हैं और उसने वहां तादाद लिखनी है। एक टिपिकल गलती हो सकती है कि तादाद पहले से लिखी हो, तो ऐसे में क्या होगा, वो थोड़ा सा गिनेगा, तादाद देखिएगा, कहेगा लग रहा है तो नहीं है, टिक लगा देगा। ऐसा ना हो वो तादाद लिखे और उसे ना पता हो कि तादाद कितनी है। लेड पेंसिल से ना लिखे, ऐसे पेन से लिखिए जिसको मिटाना मुश्किल है, वरना लेड पेंसिल से लिखिएगा बाद में उसे थोड़ा सा ध्यान आएगा या बाद में कोई और बंदा रबड़ से मिटा के उसको ठीक कर देगा। तो टिपिकल गलतियां ये हो सकती हैं कि आप एलोकेशन गलत बनाएं। टिपिकल गलतियां ये हैं कि आप उसको काउंट ना करें, आप उसको टिक ना करें। समटाइम जो आइटम काउंट हो गए, एक छोटा सा स्टिकर मिलता है, वो स्टिकर उनके ऊपर लगाते चले जाए, रादर देन के बाद में भूल जाए कि क्या गिना था और क्या नहीं गिना था। आइटम तो सारे एक जैसे दिखते हैं। कई दफा एक मार्कर पकड़ के उसके ऊपर हल्का सा निशान लगा दिया जाता है, ऐसा जो बाद में मिटाना भी आसान हो, ताकि रीकाउंटिंग ना हो, डबल काउंटिंग ना हो। फिर शीट सीरियल नंबर में होनी चाहिए। अब ये 200 शीटें तो देती थी और बाद में शीट नंबर 67 गायब है, तो फिर ढूंढेंगे लोग कि भाई वो किधर है, वो किसको एलोकेट हुई थी, वो बंदा कहाँ है, उसकी शीट कहाँ है, उसने साइन किया या नहीं किया। तो सीरियल नंबर लगा हुआ और ये सारी चीजें, तो इससे चीजें बड़ी बेहतर हो जाएंगी। तो आप ऑब्जर्व करेंगे उनके सारे प्रोसेस को, यानी पहले आप समझेंगे उनकी इंस्ट्रक्शंस क्या है, फिर उनकी इंस्ट्रक्शंस बेहतर करेंगे। अब उनसे कहेंगे करो इन्वेंट्री काउंटिंग। उनके बंदे जगह जगह फिर के इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहे होंगे और आप क्लाइंट की तरफ देख के कहेंगे कि जब इतनी देर का, कितनी देर का प्रोसेस है, वो कहेंगे 4 घंटे का। तो आप कहेंगे जब एक ऑडिटर मौजूद हो और वो अपना काम कर चुका हो और उसके बाद आपकी टीम काम कर रही है और हम दोनों ने वेट करना हो, आप एक सीनियर आदमी सामने बैठे हुए और मैं एक ऑडिटर, वो लोग काम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता हम दोनों को भी कुछ करना चाहिए? वो समझ जाएगा, वो फौरन से फोन कर देगा यार KFC के बर्गर ले आओ, फलाना जो है ना, इस तरह से करके। अब आपने भी तो अपने प्रोसेस परफॉर्म करने हैं ना। अब टीम मेंबर जूनियर्स काम कर रहे हैं या उनके टीम मेंबर काम कर रहे हैं, वो गिन रहे हैं, खाते खाते बीच में जो है ना, आपने ये खा लिया, आप मीठा मंगवाते हैं। अब इस खाने और मीठे के दरमियान जो गैप होगा, आप उठेंगे और जाके देखना शुरू कर देंगे वो काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा, बेचारे सोच रहे होंगे ऑडिटर कभी भी आ सकता है,
वो ध्यान से काम करेंगे। ऑब्जर्वेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा होता है वो आर्टिफिशियली बिहेव करता है, उसे पता होता है कि मैं इस वक्त इनकी नजरों में सुरखरू हो जाऊं। ये प्रॉब्लम आज प्रॉब्लम नहीं है, मेरी ख्वाहिश है कि 30 जून को लोग अलर्ट होकर काम करें। अगर वो मुझे दिखाने के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, मुझे दिखाने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, इदारे का तो फायदा ही है। तो उनको काम करते हुए देखना है, वो काम सही कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं, लिख रहे हैं, साइन कर रहे हैं। अचानक से चलते चलते किसी बंदे के पास पहुंचे, उसको कहा ये अभी आप जो गिन के हटे ये क्या है? उसने कहा जी ये वो था लेस के चिप्स थे इतने ग्राम वाले, फलाना फ्लेवर। आप कहेंगे अच्छा आपने गिन लिए? हाँ जी गिन लिए। एक काम करता हूँ, मैं भी जरा गिनना चाहता हूँ, मुझे बताना नहीं है कितने हैं। आपने जनाब लेस के वो चिप्स वो गिने और आपने लिखा 117। उनसे कहा जी आपके पास कितने हैं? उन्होंने कहा 115। अब गड़बड़ हो गई। अब या तो मैंने गलत गिना है या उसने गलत गिना है, या उसके गिनने और मेरे गिनने के बीच में कोई और मेरा टीम मेंबर आके 2 चिप्स खा गया। अब अगेन ये है रीपरफॉर्मेंस, उनके किए हुए प्रोसीजर को आपने दोबारा से परफॉर्म कर। ये रिकैलकुलेशन क्यों नहीं है? रिकैलकुलेशन उनकी कोई न्यूमेरिकल शीट है जिसकी कैलकुलेशन की मैथमेटिकल एक्यूरेसी आप दोबारा कर रहे हैं। उनका एक प्रोसीजर था काउंट करना, आपने वही प्रोसीजर रिपीट किया, तो ये रीपरफॉर्मेंस है। तो आप क्या करेंगे? टेस्ट काउंट्स कर लेंगे, यानी कि सैंपल पे कुछ प्रोसीजर्स कुछ जगह दोबारा से काउंट करके देख लेंगे कि उनकी एक्यूरेसी सही जा रही है या नहीं जा रही। हो गया, इंस्ट्रक्शंस को आपने देख लिया था, दरमियान में उनको तंग कर लिया, ऑब्जर्व करते रहे और बीच बीच में कुछ सैंपल पे काउंट कर लिया। अब रिजल्ट्स का टाइम आ गया है। रिजल्ट के टाइम पे क्या होना चाहिए? आइडियली ये 200 शीटें इकट्ठी होनी चाहिए, इन सबके साइन पूरे होने चाहिए, ये सारे बंदे मौके पे मौजूद होने चाहिए, और फिर सॉफ्टवेयर से एक लिस्ट जनरेट होनी चाहिए जिसमें सॉफ्टवेयर के अपने अंदर भी तो क्वांटिटी आ रही है, सॉफ्टवेयर को भी तो पता होगा कितना पड़ा हुआ है, उसके साथ एक एक करके मैच होना चाहिए। जहां डिफरेंस आए स्टेप 1 जाके दोबारा गिन लिया जाए, हो सकता है फिजिकल गिनती में मसला हो। अगर नहीं मसला और दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो या तो सॉफ्टवेयर में मसला है या कोई एंट्री नहीं हुई थी, ऑडिटर नोट कर लेगा ठीक है इस एरिया को मैं ध्यान से देखूंगा। तो उनको रिकंसाइल करना है आपस में, और जो ऑब्जर्वेशंस आएंगी उसको देखना है कि उसमें कोई कंट्रोल वीकनेस तो नहीं, कोई और मसलो मसाइल तो नहीं, और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जिस वक्त आप उनसे कहेंगे कि सॉफ्टवेयर में ये सारी चीजें चेक करो और वो उनके बंदे बैठ के चेक कर रहे होंगे तो उनको भी 1-1.5 घंटा लग जाएगा। अब खाना भी खाया हुआ और मीठा भी खाया हुआ है, अब आप कहेंगे चाय ले आओ, और उन्हें याद कराएंगे कि चाय बगैर बिस्किट्स के मुनासिब नहीं होती तो बिस्किट्स भी ले आओ। अब वो जब चाय लेने जाएंगे अब आप सोचेंगे ये टाइम भी गुजारना है। आप उनसे कहेंगे यार आखिरी दिन में आया हुआ हूं, एक काम करो आज के सारे आखिरी डॉक्यूमेंट ले आओ, आज जो आखिरी सेल की रसीद जनरेट हुई थी ना वो ले आओ, आज की आखिरी परचेज रसीद वो ले आओ, आज आखिरी जो माल फैक्ट्री से निकला था वो जो गुड आउटवर्ड नोट था वो ले आओ, जो आखिरी माल आज एंटर हुआ आज के दिन में सबसे आखिरी वो ले आओ, जो आखिरी आज पेरोल तनख्वाह दी, जो आखिरी ये काम किया, जो वो काम किया, यानी उस दिन जो सबसे आखिरी ट्रांजैक्शन हुई ऑर्डर कहेगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ले आओ। सारे डॉक्यूमेंट ऑर्डर के पास लेके आएंगे, ऑर्डर उसके ऊपर अपनी चिड़िया बिठा देगा, उन सारे डॉक्यूमेंट्स पे कलरफुल से साइन कर देगा। उसके बाद उन सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी कराएगा और उनको वो डॉक्यूमेंट साइन करके दे देगा। वो कहेंगे चले आपने तो साइन कर दिया कि चलो याद रहे कि आप आए थे आखिरी दिन, ये अपने पास फोटोकॉपी क्यों लेके जा रहे हैं? उसने कहा चूंकि हो सकता है हर एरिया को मैं ऑडिट ना करूं, बाद में कुछ और लोग आए ऑडिट करने, तो उनको पता हो कि आखिरी दिन आखिरी डॉक्यूमेंट कौन सा था। अब जब टीम वाले आएंगे तो सेल वाले बंदे के पास सेल का वो डॉक्यूमेंट होगा, परचेज के पास परचेज वाला, वो आते साथ ही सबसे पहले लेजर को खोल के देखेगा कि लेजर में आखिरी ट्रांजैक्शन यही है या नहीं। इस वाली रसीद नंबर के बाद वाली रसीद पिछले साल में तो नहीं चली, समझ रहे हैं? यानी कि कट ऑफ इंश्योर होगा। ये जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया है ना, इसको स्मार्ट करके अगर 2-3 लफ्जों में बोलना हो तो ये कट ऑफ टेस्टिंग होती है। व्हाट इज कट ऑफ टेस्टिंग? ऑडिटर ईयर एंड वाले दिन पहुंचता है, आखिरी डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनके साइन कॉपी रखता है, उसको फोटोकॉपी करके अपने पास रखता है और बाद में टीम आके उसको मैच करती है। पहले तो टीम आके उस फोटोकॉपी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच करेंगे, वो ना बदल दिया पीछे से, उसको मैच करेंगे और फिर लेजर को स्कैन करके देखेंगे कि इस वाले सीरियल नंबर के बाद की जितनी ट्रांजैक्शन है वो अगले दिन में जानी चाहिए थी, वो पिछले दिन में नजर नहीं आनी चाहिए। तो इससे आपका अब कट ऑफ प्रोसीजर जब भी लिखने हो, वक्त ज्यादा हो और बाकी जगह आपने कम लिखा हुआ हो, तो इधर खोल के ये पूरा प्रोसेस लिख दें। और अगर आप ऑलरेडी अच्छा खासा लिख चुके हैं तो कह दें परफॉर्म कट ऑफ टेस्टिंग।
इतना लिख देना भी उन्हें समझ आ जाएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन अगर मार्जिन है और लिख सकते हैं तो लिख देने में हर्ज कोई नहीं अगर नंबर्स में गुंजाइश है। बात समझ आई? तो ये कट ऑफ टेस्टिंग है, ये सारा काम आप करेंगे और उसके बाद जो है वो आप वहां से चले जाएंगे, उसका सारा रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे, उनको कहेंगे अपनी चीजों को बेहतर कर लें। ये आखिरी दिन ऑडिटर का विजिट बड़ा जरूरी होता है, इससे क्या होता है उनके प्रोसेस को अपनी आंखों से देख लेता है, उस दिन के कैश को भी गिन लेता है, फिर उस दिन के उनके कंट्रोल्स को भी समझ लेता है। और 3 एरियाज में आखिरी दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, और ये तीनों ही सबसे बड़े एरियाज होते हैं। सेल परचेज तो सिर्फ साल की बताती है ना, एसेट तो अभी तक के टोटल इकट्ठे हुए एसेट होते हैं, लायबिलिटीज भी टोटल। तो ऑडिटर का ऑडिट में ज्यादा स्कोप होता है, वो एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी की बात करता है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स होते हैं इसके ऊपर इतनी सरदर्द नहीं लगती, इसके ऊपर हल्के फुल्के प्रोसीजर से काम चल जाता है। क्योंकि जब आप फाइनेंशियल पोजीशन के आइटम पे काम कर रहे होते हैं तो डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है, डेटर वाला सेल को बहुत सारा चेक कर चुका होता है, क्रेडिटर वाला परचेजेस को चेक कर चुका होता है, डेटर वाला बैड डेट्स के ऊपर काफी हद तक काम कर चुका होता है। तो जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का ऑडिट बहुत थॉरोली कर लेते हैं तो कंप्रीहेंसिव इनकम के आइटम्स पे हल्का फुल्का वाउचिंग से, उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देखने से काम चल जाता है। तो ऑडिटर का ज्यादा तवज्जो होती है ये वाले एरियाज, एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, और उसमें भी सबसे ज्यादा जोर होता है एसेट्स के ऊपर, क्योंकि एसेट्स में ओवरस्टेट होने का खौफ बहुत ज्यादा होता है। डन? किताब से जल्दी से इंग्लिश देख लेते हैं सर। जी जी। जो हमने यूनिट्स की शीट देखते हैं वो तो ब्लैंक होती है, लेकिन जो आगे स्टॉक पड़ा है उसके ऊपर बिन कार्ड्स लगे होते हैं। जी बिल्कुल, अब इन्होंने कहा जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसके ऊपर बिन कार्ड्स भी तो लगे हुए होंगे। आइडियली अगर वो बिन कार्ड्स क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहे हैं तो वहां से हटा देने चाहिए। अगर उसमें पूरा पूरा वो आ रहा है, ट्रेल बनी हुई आ रही है, ओपनिंग इतना था इतना, तो उस दिन के लिए उस पे से बिन कार्ड हटा देने चाहिए। और बिन कार्ड लगाए हुए होंगे स्टोर के इंचार्ज ने, आइडियली स्टोर का इंचार्ज, और ये लोग काउंटिंग मत करें, काउंटिंग करे कोई और इंडिपेंडेंट टीम, और ये अपने कार्ड्स हटा ले और जो काउंटिंग करे, और ये इनके बिन कार्ड्स और वो जो सॉफ्टवेयर है ये तीनों आपस में मैच करने चाहिए। अगर मैच नहीं करे तो फिर मसला होगा। लेकिन जिन्होंने स्टोर की चीजें मैनेज की हुई थी, जो बिन कार्ड्स को मेंटेन करके रख रहे थे, अगर वही आके काउंटिंग करेंगे तो कुछ जगह उन्हें पता होगा उन्होंने क्या गड़बड़ की हुई ऑलरेडी, लेकिन वो काउंटिंग करते हुए खामखा जान के ज्यादा अमाउंट बता देंगे ताकि बड़े अरसे तक हाईलाइट ही ना हो। तो उन बंदों को यूज करना अच्छा नहीं है। डन? फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग 501 छोटा सा स्टैंडर्ड, ये रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट की है कि वो अरेंज करे फिजिकल काउंट और एस्टेब्लिश करे प्रॉपर प्रोसीजर। ये उनकी जिम्मेदारी, हमारी नहीं है। हमारी क्या जिम्मेदारी है? गैदर एविडेंस फ्रॉम विच ही कैन रीच अ कंक्लूजन कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्वेंटरी की फिगर आ रही है वो सही है। क्योंकि इन्वेंटरी में दो चीजें है ना, क्वांटिटी कितनी थी, रेट क्या था। आपने जो सारी बातें की थी लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी, वो रेट की बातें थी। क्वांटिटी पे तो इन्वेंटरी में फिजिकल वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है ना, उसके ऊपर ये स्टैंडर्ड हमें गाइड कर रहा है। रीजन क्या है फिजिकल काउंट की? फिजिकल काउंट फेयरली इजी हो सकते हैं अरेंज करने, खासतौर पे जब ज्यादातर सिलेक्टेड जगह पे है, तो दिस इज गुड कि आप वहां पहुंचे, कम जगह पे कम मेहनत करें और आपको एक अच्छी खासी एश्योरेंस मिल जाए। ये एविडेंस मिल जाता है इससे आपको एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंटरी का। ये इंपॉर्टेंट है क्लाइंट कंपनी के लिए अकाउंट्स बनाने के लिए, और ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट है अपने ऑडिट के लिए। अगर एंटिटी कंटिन्यूअस परपेचुअल रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है तो इससे उनकी एक्यूरेसी भी कंफर्म हो जाएगी, काउंटिंग के फवायद। अगर एंटिटी कोई कंटिन्यूअस रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रही तो शायद काउंटिंग इज द ओनली वे जिससे चीजें बेहतर हो जाएं। फिर जो डिस्क्रिपेंसीज हैं फिजिकल काउंट में और इन्वेंटरी रिकॉर्ड में, हो सकता है उससे आपको कंट्रोल्स की वीकनेस पता लगे, जो कि अल्टीमेटली इनको बेहतर करने से इदारा ज्यादा बेहतर चल पड़े। और देन आप कंडीशन ऑफ द इन्वेंटरी भी आपको आंखों से नजर आ जाती है। तो स्लो मूविंग स्टॉक या ऑब्सोलीट हुआ हुआ स्टॉक, या वो जो लग रहा है कि यहाँ पे हमें एनआरवी टेस्टिंग कर लेनी चाहिए, वो आपको जरा ज्यादा क्लियर हो जाता है। अभी कुछ फायदे बता रहे हैं। पर्पस क्या है जी इन्वेंटरी काउंट अटेंड करने का? आप इवेल्युएट कर लेते हैं मैनेजमेंट की स्ट्रक्चर और प्रोसीजर, उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं इन्वेंटरी को, टेस्ट काउंट्स कर लेते हैं, और फाइनल इन्वेंटरी रिकॉर्ड के ऊपर वो जो एंड पे प्रोसीजर्स हैं आप वो लगा लेते हैं। आफ्टर ऑडिट फॉलोअप में क्या होगा? फाइनल इन्वेंटरी की शीट लेंगे जो प्रिपेयर हुई है स्टाफ की तरफ से, उसका न्यूमेरिकल सीक्वेंस चेक करेंगे कि उस पर टोटल नंबर है, लास्ट शीट नंबर वगैरह पे सब कुछ आ रहा है, उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी, उस शीट की कैलकुलेशन के टोटल्स वगैरह को देख लेंगे। फिर देख लेंगे कि इन्वेंटरी के रिकॉर्ड जहां जहां जरूरी थे वहां अमेंड कर दिए गए, जो जो डिफरेंसेस आए थे वो ठीक हो गए। कंफर्म करें कि इन्वेंटरी जो कि क्लाइंट की किसी और जगह पड़ी हुई है वो भी किसी ने बाद में उसमें ऐड की है कि इन्वेंटरी ये वाली तो हो गई, हमारा कुछ स्टॉक फलाना जगह पड़ा हुआ है, वो उसमें ऐड हो जाए। फिर ये देख लें कि अगर थर्ड पार्टी का कुछ हमारे पास पड़ा हुआ था
वो माइनस होना चाहिए उसमें से, और फिर चेक करें कि क्या कट ऑफ करेक्ट है या नहीं। तो ये टिपिकल प्रोसीजर है। फिर एक टेबल सा दिया हुआ है, तो इसमें से एक दो दफा लॉजिकल सवाल इस तरह से आया है कि उन्होंने इस टेबल में टिपिकल वीकनेस दी हुई है और उस टिपिकल वीकनेस से क्या रिस्क होते हैं। तो हो सकता है आप प्री नंबर ना करें काउंट शीट्स को। नुकसान क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है या ट्वाइस काउंटिंग हो सकती है काउंट शीट्स की। हो सकता है आप काउंट शीट पे पहले से क्वांटिटी लिख के बैठे हुए हो, तो खतरा क्या है? काउंटर्स इन्फ्लुएंस होंगे और वो एडवांस में समझ रहे होंगे कि हाँ इतनी ही होनी चाहिए, तो फिर वो गिनेंगे नहीं, अंदाजे लगाएंगे। क्वांटिटी अगर आपने पेंसिल से लिख दी तो उसको रेस करना और अल्टर करना आसान हो जाएगा। स्टोर स्टाफ को अगर आपने काउंटिंग के लिए यूज कर दिया तो वो कोलैबोरेट करेंगे और वो जानबूझ के अपने एरर्स छुपाएंगे। इन्वेंट्री अगर मार्क ना की जाए जब वो काउंट हुई है तो फिर ट्वाइस काउंट हो सकती है, या हो सकता है कुछ आइटम सिरे से ही काउंट ना हो। काउंट शीट अगर सही बंदे साइन नहीं कर रहे तो फिर बाद में किससे पूछेंगे? जब भी खराबी होगी कोई जिम्मेदारी नहीं होगा, तो जो मर्जी जहां मर्जी जैसे मर्जी लिख दे। प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन कई दफा नहीं होती, इससे क्या होता है मिस्टेक इन काउंटिंग बढ़ जाती हैं। तो ये कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं जो होती हैं कई दफा, और उसके कुछ टिपिकल इम्पैक्ट दिए हुए हैं। तो आईकैप कई दफा एक सिनेरियो सा देता है, जी 5-6 बंदों की टीम काउंटिंग करने गई, ये काउंटिंग की इंस्ट्रक्शन थी, बताओ कोई मसला तो नहीं। तो आप जब उसको गौर से देखते हैं तो आप कहते हैं इसमें ये वीकनेस हमें नजर आई, डन। तो एक छोटा सा इन्वेंट्री काउंटिंग का स्टैंडर्ड था। लेकिन अब आते हैं हम एक बड़े इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड पे। चारों चैप्टर्स में सबसे ज्यादा अगर आईकैप ने कुछ पूछा है तो वो पूछा है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। मुनासिब सा स्टैंडर्ड है लेकिन आईकैप को बहुत शदीद तरीन पसंद है। यानी 90% चांस है किसी भी पेपर में आप जाएं तो वहां या सैंपलिंग या एक्सटर्नल कंफर्मेशन का सवाल आया हुआ होगा, मोर देन 90% चांस। इतने पसंद है आईकैप को ये दोनों स्टैंडर्ड, और अक्सर इन दोनों का मिक्स करके भी सवाल दे देता है। सैंपलिंग के आपने सवाल देखे होंगे, वो जो टेबल बना हुआ है और उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की चीजें। एक्सटर्नल कंफर्मेशन में उसके पैटर्न जैसे सवाल मजीद भी नजर आ जाते हैं। तो तैयार एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए? एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब क्या है? बाहर के बंदे से कंफर्म कर ले। कैसे कंफर्म करते हैं? फोन करके नहीं, एक खत भेजते हैं और उस खत पे वो हमें जवाब दे रहा होता है। तो बड़ी अजीब सी बात है, आप ऑडिट करने आए हैं XYZ कंपनी का, XYZ कंपनी के कुछ कस्टमर्स हैं और आप उनको खत लिख रहे हैं और वो खतों का जवाब दे रहे हैं। अजीब सी बात है। मतलब एक तरफ इनके पास रसीदें पड़ी हैं, रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, अकाउंट बैलेंसेस पड़े हुए हैं, लेजर्स हैं, कंट्रोल अकाउंट है, पता नहीं क्या क्या है, एग्रीमेंट है, और एक तरफ इतना इनफॉर्मल सी बात कि आपने चिट्ठी लिखी कुछ लोगों को और उन्होंने आपकी चिट्ठी के जवाब में, आपके खत के जवाब में आपको जवाब दिया। तो ये तो बड़ा ही अनरिलायबल एविडेंस नहीं हो जाता? दिखने में अजीब सा लगता है, लेकिन जब हम इसको जनरलाइजेशंस पे पुट करते हैं, उन्होंने हमें टोटके बताए थे कि कुछ एविडेंस ज्यादा मजबूत होते हैं। तो उन्होंने हमें बताया था कि रिटर्न ओरल से ज्यादा मजबूत होता है, ये रिटर्न है। उन्होंने कहा था एक्सटर्नल इंटरनल से ज्यादा मजबूत होता है, ये एक्सटर्नल है। उन्होंने कहा था जो ऑडिटर खुद से वर्किंग करके एविडेंस हासिल करे वर्सेस जो इन्होंने आपको प्रोवाइड किया, ये ऑडिटर ने खुद से वर्किंग करके एविडेंस हासिल किया। उन्होंने कहा था ओरिजिनल फोटोकॉपी से ज्यादा मजबूत है। तो रसीदों की फोटोकॉपी की निस्बत एक क्लाइंट खुद कह दे मैंने इतने पैसे देने हैं, तो उससे ज्यादा क्या मजेदार बात होगी। तो 5 में से 4 जनरलाइजेशंस इस पे फिट बैठ रही हैं, और 5वीं थी अच्छे कंट्रोल्स। अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन के प्रोसेस के कंट्रोल्स अच्छे कर दें तो शायद ये तूफानी रिलायबल एविडेंस है। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है तो बड़ी मजेदार चीज। अब ऑडिटर ने जब कंफर्मेशन करनी है तो उसमें क्या होगा, छोटे छोटे से फैसले जो उसे करने पड़ेंगे। सबसे पहले पॉपुलेशन को डिफाइन करें, जैसे सैंपलिंग में नहीं था। पॉपुलेशन क्या है? हमारा सैंपलिंग यूनिट एनजी डेटर्स। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का स्टैंडर्ड किसी भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन के एरिया पे फिट हो सकता है, चाहे वो बैंक को खत भेजना हो, चाहे वो लॉयर को खत भेजना हो, चाहे वो सप्लायर्स को खत भेजना हो, चाहे वो रिलेटेड पार्टीज को खत भेजना हो। हमारी किताब ने इसको डेटर्स के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, बट ओरिजिनल स्टैंडर्ड ने इसको मखसूस नहीं किया कि ये डेटर्स के लिए है। बट चूंकि डेटर्स के लिए समझना समझाना आसान है, तो हमारी किताब की एग्जांपल्स और हमारी किताब की जो तरतीब है उसमें वो थ्रू आउट डेटर्स को रेफर कर रहे हैं। तो जहन में रखना है कि इसकी कोई गाइडेंस अगर किसी और एरिया के एक्सटर्नल कंफर्मेशन में आप वो बात लिखें तो वो गलत नहीं होगी। एक्सटर्नल कंफर्मेशन में सबसे पहले हमने डाटा चूज करना है। जी कौन से डेटर्स हैं? हमने डेटर्स को देख लिया, ये डेटर्स हैं जिनको हमने करना है। ज्यादा से ज्यादा उनमें से स्ट्रेटिफिकेशन कर दी। ये क्या चीज थी?
ग्रुप बना दिए, बड़े डेटर, दरमियाने डेटर, छोटे डेटर, या पुराने डेटर, नए डेटर, फलाना प्रोडक्ट के डेटर, फलाना प्रोडक्ट के डेटर, जिन जो ड्यू नहीं हुए वो डेटर, जिनको ड्यू हुए 10 दिन हो गए वो डेटर, जिनको ड्यू हुए 20 दिन से ऊपर हो गए वो वाले डेटर्स, जो मुसलसल अच्छे चल रहे हैं वो डेटर, जो अक्सर गड़बड़ कर देते हैं वो डेटर, वो डेटर्स जिनका इस दफा बैलेंस खत्म हो गया है, पिछले साल था, वो खतरनाक है, वो जो नए डेटर्स आए हैं वो खतरनाक, वो डेटर जिसमें राउंड अमाउंट्स में पेमेंट हुई है, टोटल अमाउंट सीधी सीधी सी अमाउंट्स में पेमेंट आ रही है, हमें रसीद ब रसीद पेमेंट नजर नहीं आ रही, पूरी पूरी अमाउंट्स नजर आ रही हैं, तो कुछ इस तरह के मशकूक होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने सेलेक्ट करना है सैंपल। सैंपल कितना हो कितना ना हो ये स्टैंडर्ड नहीं बताता, हमने कहीं और समझा हुआ है कि किस फैक्टर पे सैंपल बढ़ा दें, किन फैक्टर्स पे सैंपल कम कर दें। अब पहला स्टेप पॉपुलेशन डिफाइन कर दी, दूसरा स्टेप सैंपल उठा लिया, ओके। अब इन्हें भेजना है हमने खत। अब जब खत भेजना है तो खत भेजते हुए दो तरह के काम हो सकते हैं, या तो हम इनको खत भेज के दरमियान में ब्लैंक जगह छोड़ दें, या खत भेज के हम लिख दें कि हमारे पास ये अमाउंट आ रही है। दो बातें हो सकती हैं, मैं खत में लिखूं हमारे पास आ रहा है आपने 13,700 रुपए देने हैं, आप बताएं कि आपके पास भी ये आ रहा है, एक तरीका। और दूसरा तरीका, खत में खाली जगह छोड़ दूं और मैं कहूं लिख के भेज दें आपने कितने पैसे देने हैं इनके। तो इन दो में से कौन सा तरीका ज्यादा मजेदार है? दोनों ही मजेदार है, दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं। जब खाली छोड़ेंगे तो रिलायबिलिटी बहुत जबरदस्त है, वो जब खुद से ढूंढ ढांड के लिखेगा तो फिर वो ज्यादा रिलायबल होगा। अगर आपने पहले से लिख के भेज दिया तो क्या होगा, वो उसे देखेंगे, उन्हें रफ अंदाजा उन्हें भी होता है, जाहिर है एक मुसलसल बायर सेलर का रिलेशन होता है, तो जो उनका अकाउंट्स ऑफिसर है वो देखेगा, वो कहेगा अच्छा हाँ यार उनके हम लोगों ने कितने देने थे पैसे, तो दूसरा कहेगा सर 14-15 हजार के आसपास कुछ है, उसने देखा 13,700, उसने कहा फिर इतना ही होगा, साइन करके भेज दिया। जो पहले से लिखा हुआ भेजेंगे उसमें लोग थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड दिखाएंगे और उसको ओके कर देंगे, और जो खाली होगा उसको चेक करेंगे। लेकिन जिस पे मेहनत करनी है, मेहनत तो आज थोड़ी करनी होती है, मेहनत तो कल करनी होती है। तो जैसे उनके पास खत आएगा वो कहेंगे यार इसको वेरीफाई करना है, टाइम देखेंगे 3 बज रहे होंगे, वो कहेंगे ओहो ऑफिस टाइम तो खत्म होने वाला है, 5 बजे खत्म होने ना, वो उसको रख देंगे साइड पे कि यार इसे कल आके, कल जब फ्रेश होगा ना सुबह के वक्त, तो उस वक्त मैं इसको रिकॉर्ड में जाके देखूंगा। वो साइड पे जब रखना उसके ऊपर एक और कागज आ जाएगा, फिर 3 और किताबें आ जाएंगी, फिर 4 और कागज आ जाएंगे, वो भूल जाएगा, 10-12-15 दिन बाद पता लगेगा वो कागज अंदर चला गया। तो अगर एक कागज पहले से खाली है तो एविडेंस तो रिलायबल मिलेगा, अगर जवाब आ गया तो जवाब बहुत कम हो जाएंगे, और जो पहले से भरा हुआ है उसको जवाब देना फास्ट होगा, रिलायबल कम होंगे। तो कभी कभी आपके लिए रिलायबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और कभी कभी ज्यादा जवाब आना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके डेटर्स में आपको बड़ा कम रिस्क है और आपने इतने सारे खत भेजे हैं तो आप कहेंगे यार बस मुझे जवाब आ जाए ज्यादा से ज्यादा, आप एक्यूरेसी। और अगर बहुत बड़े कीमती बड़ी अमाउंट के डेटर्स हैं तो फिर ब्लैंक वाला अच्छा है। ये बात समझ आ गई? अब मैं अगर किसी को खत लिखूंगा, मैं कौन हूं? ऑडिटर। मैं ऑडिट कर रहा हूं क्लाइंट का एक डेटर है। भाई आप में से किसी को अचानक से खत आएगा जो है वो, आप हमें ये बताओ कि आपने एसबीआई की कितने पैसे देने हैं। कहेंगे एसबीआई की जब हम पैसे देना चाहते ही नहीं तो तुम्हें क्यों बताएंगे देने कितने? जिनको चाहिए उन्होंने आज तक कभी नहीं मांगे, तो तुम कौन होते हो हमसे पूछने वाले कि हमने कितने पैसे? डेटर तो उलझेगा ना कि XYZ बंदा आके कह रहा है जी कितने पैसे देने हैं, तुमने उनके कितने पैसे देने हैं। भाई आप कौन? जी मैं ऑडिटर होता हूं। तो फिर तो कोई भी खत लिख देगा, कभी भी पूछ लेगा कि भाई आपने ये उसके कितने पैसे देने हैं। तो यहां पे भी एक प्रॉब्लम है, एक ऑथराइजेशन जरूरी है, क्लाइंट की तरफ से ऑथराइजेशन। फिर एक काम करते हैं, क्लाइंट से कह देते हैं तुम लोग खत भेज दो, इंडिपेंडेंस आउट हो जाएगी। मैं खत भेजूं तो पहचानते नहीं है, वो खत भेजें तो रिलायबिलिटी नहीं है। उनसे कहूंगा मुझे इजाजत दे दो, उनके लेटर हेड पे प्रिंट लेके उनकी तरफ से साइन करवा के, और खत का उन्वान ये होगा, मैनेजमेंट वाले अपने कस्टमर्स को खत लिख रहे होंगे कि हमारे ऑडिटर तुम लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि तुमने हमारे कितने पैसे देने हैं। तो लिखा हुआ उनकी तरफ से जाएगा, लेटर हेड उनका होगा, अल्फाज हमारे होंगे, पूछा हमने होगा। अब इसको इंडिपेंडेंस बनाने के लिए उस पे एंड पे लिखा होगा इस खत का जवाब ऑडिटर के एड्रेस पे भेजना है, तो उसकी इंडिपेंडेंस बेहतर हो जाएगी। तो इसका एक तरीका यही होता है कि हम क्लाइंट से लिखवा के उनके लेटर हेड उनकी ऑथराइजेशन लेते हैं, उनकी ऑथराइजेशन लिए बगैर हम उनके कस्टमर से थोड़ी पूछ सकते हैं कितने पैसे देने हैं, अब भेज देते हैं। अब सवाल ये है कि
कितने खत भेजें और कितने रिस्पॉन्सेज आए। अगर तो वो एरिया बहुत जरूरी है खत भेजने का तो आप बहुत ज्यादा लोगों को खत भेजें, और अगर आपने 4 और तरीकों से ऑलरेडी वेरीफाई किया हुआ है तो इधर सैंपल कम उठा लें। अब हम खत भेजें और खत का जवाब आए, अगर जवाब ये आए कि ओके है और जवाब ये आए कि नॉट ओके है, तो इनमें से कौन सा वाला एविडेंस और कौन सा एविडेंस नहीं है? दोनों ही एविडेंस है। अगर वो कह रहे हैं ओके है तो भी तो एविडेंस है ना कि एक बंदे ने खत के जवाब में कहा था यस और एक ने खत के जवाब में कहा नो, वो भी एविडेंस है। तो अगर आपने 700 खत भेजे तो 700 के 700 लोग आपको जवाब देंगे, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। 700 खतों को प्रोसेस करना, इंटरेस्टिंगली उन 700 खतों में से 6 लोगों ने कहा होगा हमें एतराज है। तो ये 6 एतराज ढूंढने के लिए मैंने 700 जो प्रोसेसिंग की है, कितनी मुसीबत है। बल्कि शायद रेगुलर क्लास में मैंने किसी गरीब ट्रेनिंग का किस्सा भी सुनाया होगा, जो 5वें फ्लोर ऊपर नीचे और परेशान हाल। तो दिक्कत बहुत ज्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम बहुत है। और अगर एक फर्म ने 40 ऑडिट करने और हर जगह 700 खत भेज दिए तो कागज ही संभालते फिर रहे होंगे हर वक्त। तो कितना अच्छा होता कि हम 700 खत भेजते और उसमें लिखा होता देखो अगर तुम्हें डिफरेंस हो, तुम्हारा गैप हो तो मुझे जवाब देना। तो ये तो बड़ा अच्छा काम है ना। 700 खत भेजेंगे, 5-6 लोग जिनको एतराज होगा वो जवाब देंगे, बाकी जवाब नहीं देंगे। और जिनके जवाब नहीं आए होंगे हम मान लेंगे कि उनको कोई मसला नहीं। अब खत पहुंचा या नहीं पहुंचा, हमने खत भेज दिए, 6 जवाब आए और हमने कहा बाकी सब ओके हैं। तो ये पता ही नहीं लगेगा। जैसे इस दफा जो है वो हमारी टीम ने रिजल्ट कंपाइल करते हुए वो फाइनल का जो रिजल्ट आया, अब हम उसमें देखते हैं क्योंकि फाइनल में क्या होता है, बच्चा एक सेशन में एनरोल होता है, उसके साल बाद या 1.5 साल बाद और कभी कभी 2 साल बाद उसका पेपर होता है। तो जो आज पढ़ रहा है वो आज पेपर नहीं देता, वो पेपर देता है 6 महीने बाद, साल बाद, या इस तरह से करके। अब उन्होंने देखना था हमारे बच्चों का रिजल्ट, तो उसमें ना उन्होंने एक लिस्ट बनाई कि वो जो बच्चे पास होते वो डाल रहे थे। तो मुझे सुबह सुबह एक मैसेज उन्होंने कर दिया जी हमारे 98 बच्चे फेल हो गए। मैं कहा 98 बच्चे फेल हो गए, टू मच हो गया। मतलब 98 बच्चे फेल हो जाएं फाइनल के, तो मैं तड़प गया, आंखें खुल गई मेरी। मैंने कहा ये क्या हुआ है? तो मैंने कहा ये कैसे, मतलब क्या प्रोसीजर्स क्या लगाए? उन्होंने कहा जी जितने एनरोल बच्चे थे हम आईकेप का जो रिजल्ट आया उसमें उसको सर्च करते थे, जो नहीं मिला वो फेल हो गया होगा। तो अब अगेन जो ना मिले उसका हमेशा ये मतलब तो नहीं है कि वो फेल हो गया। बाद में पता ये लगा था उनमें से सिर्फ जो है वो 22 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पेपर दिए थे और बाकियों ने पेपर नहीं दिए थे। लेकिन कहने का मतलब है कि उस दिन रिजल्ट में उनका नाम ना नजर आने का हमेशा ये मतलब नहीं है फेल हो गया होगा। उसकी अटेम्प्ट थी या नहीं थी ये कि अहम है, वो पेपर देने भी गया था या नहीं ये चीज अहम है। तो किसी बंदे का आईकेप के रिजल्ट में ना मौजूदगी का हरगिज ये मतलब नहीं है। फिर थोड़ा सा जरा ज्यादा गौर से जब टीम के साथ बैठे तो फिर पता ये लगा कि कुछ बच्चे क्वालिफाइड की लिस्ट में थे। जो क्वालिफाई हो गया उसके सामने लिखा थोड़ी होगा कि उसका कॉर्पोरेट लॉ का पेपर पास हुआ है, उधर तो क्वालिफाइड लिखा हुआ होगा। तो समटाइम क्या होता है कि आप उसकी प्रोसेसिंग गलत कर लेते हैं। तो वो मैं एकदम से हो गया, मैं क्या 98 बच्चा 98 बच्चा फेल हो जाना टू मच ही हो गया। तो हमेशा हर ना नजर आने वाला बच्चा जरूरी नहीं कि फेल हुआ हो सकता है वो अपीयर ना हुआ हो सकता है वो क्वालिफाई कर गया हो। तो हमेशा हर खत का जवाब ना आने का मतलब ये नहीं है कि सब ओके है। पता नहीं खत भी पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसने पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा, उसका जवाब रास्ते में तो नहीं डूब गया, वो जान के खामोश तो नहीं बैठा हुआ कि खत में हमने जो बैलेंस लिखा था वो कम था और उसने ज्यादा पैसे देने थे, तो सोचा खामोश होके बैठ जाता हूं, पूछेंगे तो मैं कहूंगा मुझे खत ही नहीं मिला था। तो अब क्या करें? जब हम कहेंगे कि तुम एग्री करो या ना करो, जवाब भेजो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव टेंशन बढ़ जाएगी। और जब हम कहेंगे सिर्फ तभी बताओ जब डिसएग्री करते हो, तो रिलायबिलिटी आउट हो जाएगी। ये सवाल है ना कि तुम तभी मुझे भेजना जब तुम डिसएग्री करते हो, नेगेटिव कंफर्मेशन, यानी एग्री करते हो तो खामोश बैठे रहना। और पॉजिटिव कंफर्मेशन क्या होगी? एग्री करते हो या नहीं करते, मुझे जवाब दो। तो कब नेगेटिव कंफर्मेशन भेजें, कब पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजें? अब अगेन स्टैंडर्ड डर गया, इसने कहा नेगेटिव कंफर्मेशन जो है वो एक बड़ा हल्का एविडेंस है, लेकिन ये मुसीबत बचा लेता है हमारी।
तो वो कहते हैं 4-5 शर्तें सारी की सारी फुलफिल हो रही हो तो नेगेटिव कंफर्मेशन भेजना। जब तादाद में डेटर्स बहुत सारे हों, जब उनकी वैल्यू बहुत कम हो, जब रिस्क बहुत कम हो, अगर आप गौर से देखें तो 100% पॉपुलेशन वाली बातों का उलट हो रहा है। याद हमने कहा था 100% का वेरीफाई करना, जब तादाद में कम हो, वैल्यू में ज्यादा हो, रिस्क ज्यादा हो, इन तीनों पॉइंटों को रिवर्स करते हैं। तादाद ज्यादा, वैल्यू कम, रिस्क कम। आपको ये डाउट भी नहीं लग रहा कि कोई एक्सेप्शन होगी। एक्सेप्शन का मतलब है कि जहां बंदा कहे कि मैं एग्री नहीं करता आपने जो लिखा है, ऐसा नहीं है। तो अगर आपको एक्सेप्शन का भी कम डाउट है, रिस्क भी कम है, और आपको अदर वे अराउंड भी ये पता है कि हाँ भाई ये लोग जवाब देंगे, अगर पता है कि ये 15 क्लाइंट ऐसे हैं जो जवाब देते ही नहीं, तो उनको नेगेटिव कंफर्मेशन भेजने का मतलब है मैं खामखा अपने आप को टिक लगा रहा हूं कि हाँ जी कोई मसला नहीं है। अक्सर क्लाइंट हमें कह देता है जी गवर्नमेंट खतों का जवाब नहीं देती, और हमने बहुत ऑब्जर्व किया होता था गवर्नमेंट खतों का जवाब नहीं देते थे, वो कहते थे हम बदमाश हैं। तो ऐसे में वो खत भेजे ना भेजे बराबर हो जाते थे। तो नेगेटिव कंफर्म भेज के अपने आप को झूठी तसल्ली देने वाली बात है कि खत भेजा था जवाब नहीं आया, ओहो इसका मतलब क्या है, सब ओके। तो नेगेटिव कंफर्मेशन की सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? 5 शर्तें, कम अमाउंट्स, ज्यादा तादाद, कम रिस्क, एक्सेप्शन के चांसेस कम, और ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी अदर सर्कमस्टांसेस जिससे उसको लगे कि हाँ भाई यहां जवाब नहीं आएगा। ये सारी की सारी शर्तें इकट्ठी फॉलो होनी चाहिए। बहुत ही कम पॉइंट, एक भाई ने तो 4 लिखी है, एक लाइन में 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ज्यादा तादाद के कम बैलेंसेस। तो एक तो मतलब हम तैयार बैठे होते हैं ना कि बस हम जो है ना एतराज करें, हम जो है ना बस जो है ना वो उस तरह से चलें। जिस दिन आप लोग वाकई सीरियस होकर पढ़ना शुरू कर दें और वाकई मान लेंगे जो लिखा है वो अच्छा है, तो वो जो है ना हौसला हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं है, वी आर यूज्ड टू। ये पांचों की पांचों बातें इकट्ठी अगर फुलफिल होंगी तो फिर मजा आएगा, फिर आप नेगेटिव कंफर्मेशन भेजेंगे। आईकेप ने हमारी किताब में बहुत सारे सवाल, इतने सारे एरिया से इतने सारे सवाल पूछता है, लेकिन कोई ऐसा टॉपिक जो मैंने एक छोटा सा टॉपिक सबसे ज्यादा आज तक रिपीट होते देखा है तो वो ये 5-4 कंडीशंस है। बहुत पूछी हैं, कभी सिनेरियो में पूछा है, कभी रट्टे के तौर पे पूछा है। मुझे लगता है जब भी उनके पास 3-4 नंबर फारिग बच जाते हैं वो देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन से सवाल बनाएंगे, ये 5 शर्तें पूछ लें, और फिर लॉजिकल सवाल बनाते हुए भी उसके एक आध पार्ट में कह देते हैं अच्छा बताओ नेगेटिव क्यों भेजें, तो फिर कहते हैं भाई याद करो वो 5 शर्तें होती थी इसलिए भेजें। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बड़े अहम है, ये आपने खासतौर पे याद ही कर लेने हैं। भेज दिए खत, नेगेटिव पॉजिटिव कंफर्मेशन बता दी, अब जवाब आना शुरू हो गए। बस अब कहानी तकरीबन एंड के करीब आगे इंग्लिश देखने वाली रह गई, और वो अगर आप उसमें भी आवाजार हुए तो इंग्लिश घर जाके देख लीजिएगा। हाँ यस सर, बस ठीक है, मुसीबत उतारे। रिस्पॉन्सेस, आपने खत भेजा, कई तरह के रिस्पॉन्स आ सकते हैं। रिस्पॉन्स नंबर 1, बंदे ने कहा मैं एग्री करता हूं। हमने खत को चुन लिया ये सोच के कि बंदा सामने, उसका माथा हम चूम रहे हैं कि ये एग्री करता है, और उसके बाद इस खत को जला दिया, लाइटर से जला के इसको फेंक दिया। वो एग्री करता ना, मुझे पता लग गया, बस खत्म कहानी। फाइल, मुझे पता लगा, ऐसे 2 साल बाद किसी को कैसे पता लगेगा कि मुझे कैसे पता लगा था? एविडेंस तो है, जो एग्री करता है एविडेंस है, फाइल में लगा दें। एक जवाब आया, उसने कहा मैं नहीं एग्री करता, सीएफओ को गोली मार दी जाके। इन्होंने बोला था बैलेंस इतना है, खत में कुछ और है। ये एक्सेप्शन है। स्टैंडर्ड कहते हैं हर एक्सेप्शन मिस स्टेटमेंट नहीं होती। एक्सेप्शन का मतलब है डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस आया, थोड़ा सा तहकीक कर लूं, हो सकता है इन्होंने 30 जून को सेल कर दी हो, सामान भेज दिया, सामान उसे मिला यकम जुलाई को, उसने यकम जुलाई को परचेज बुक की, तो 30 जून पे वो नहीं मानता कि उसने पैसे देने थे, और हम मानते हैं कि 30 जून पे उसने पैसे देने थे। तो हम 30 जून पे रिसीवेबल बुक करके बैठे हुए हैं, वो 30 जून पे पेबल बुक करके नहीं बैठा। वो अपनी जगह सच्चा है, हम अपनी जगह सच्चे हैं। तो टाइमिंग डिफरेंस भी हो सकते हैं, कोई इख्तलाफ राय भी हो सकता है उस बंदे से खत का जवाब देते हुए एरर हो गया हो सकता है क्लाइंट का लेजर सही हो, मैं क्लाइंट पे चढ़ाई कर दूं, वो ध्यान से देखें, कहें सर आपके अपने बच्चे ने गलत अमाउंट लिख के भेजी थी, हमें तो ना कहें। तो जब एक्सेप्शन आएगी तो इग्नोर नहीं करना, उस पर काम करना है, एक्सेप्शन को थॉरोली देखना है कि ये डिफरेंस क्यों है, किस तरह से है, इन्वेस्टिगेट करना है, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तक जाना है, और फिर अंदाजा लगाना है। क्योंकि एक्सेप्शन के पीछे बहुत ज्यादा चांसेस है कि मिसस्टेटमेंट हो सकती है। नॉट ऑलवेज ऑल द एक्सेप्शन आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिसस्टेटमेंट, बट
देयर आर ह्यूज चांसेस कि मिसस्टेटमेंट हो सकती है। तो एक्सेप्शन के साथ क्या करना है समझ आ गया। जवाब ही नहीं आ रहा, मैंने खत भेजा हुआ, एक तीसरा रिस्पॉन्स, जवाब ही नहीं आ रहा। नेगेटिव कंफर्मेशन में लुटियां डालनी शुरू कर देनी है। जवाब ना आने का क्या मतलब है, सब ओके है। और पॉजिटिव कंफर्मेशन में फॉलो अप, दोबारा से लेटर भेजना है, क्लाइंट को कहना है कि जी उस बंदे को फोन पर रब्ता करके कहीं आपके पास ऑडिटर का खत आया होगा, वो ऑडिटर के एड्रेस पे भेज दें ताकि इंडिपेंडेंट रहे। तो आप फॉलो अप वगैरह लेंगे, आप बार बार उन्हें याद कराएंगे कि चीजें इस तरह से हैं। अगर एक अनरिलायबल रिस्पॉन्स आ जाए, ये कौन सा होता है? आपने कहा था मुझे खत पे जवाब चाहिए, उन्होंने फोन करके जवाब दे दिया, वॉइस मैसेज करके आप तक पहुंचा दिया, क्लाइंट को भेज दिया खत, उनसे कहा ऑडिटर को दे देना, तो उन्होंने आके कहा जी वो आपका खत हमारे पास दे दिया था, चले हमने सोचा हम आपको दे दें। ये जो इनकी तरफ से आ रहा है ये रिलायबल तो नहीं है, जो वॉइस में आ रहा है वो रिलायबल नहीं है, जो फोन पे है वो रिलायबल नहीं है, जो रॉन्ग सोर्सेज से होता हुआ नजर आ रहा है वो रिलायबल नहीं है। तो जो रिलायबल नहीं है उसमें कोशिश करना है कि आप उसको पहले रिलायबल बनाएं सही तरीके से, नहीं होता तो उसी एरिया पे अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगाएं। देखिए और क्या तरीका हो सकता है, फिर उस बंदे का डाटा देखें, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट देखें, उसका साल पुराना बैलेंस देखें, साल में उसके साथ 15 ट्रांजैक्शंस देखें, उसकी चीजें को ट्रेस करके, क्योंकि अब ये मशकूक हो गया, जो मशकूक हो गया वहां ज्यादा डेप्थ में चले जाएं, वहां फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगा देना, फिर कंट्रोल्स को देखें, सब्सटैंटिव प्रोसीजर, और जो मशकूक नहीं है वहां पे चीजें सही से हो जाएंगी। अब एंड पे आपने सारी चीजों को सम अप किया, लिखा, और अब एक प्रोजेक्शन कर लेनी है कि मैंने टोटल पॉपुलेशन में से इतने सैंपल पे खत भेजा, उस सैंपल में से इतनों ने एतराज किया, इतनों ने इस तरह से करके, तो अकॉर्डिंगली प्रोजेक्टेड में स्टेटमेंट इतनी हो सकती है। याद है प्रोजेक्शन, इस तरह की बात। रेगुलर क्लास में हमने वो भी आपने बात बताई थी कि कुछ जगह वो कहते हैं कि हम खत भेज ही नहीं सकते, ये जवाब ही नहीं। बेहतरीन बात, इन्होंने कहा जी रेगुलर क्लास में एक बात ये भी हुई थी कि कुछ जगह वो आपको खत भेजने से मना कर देते हैं। अब मैं एग्जैक्टली रेगुलर क्लास में बताऊं, ये टॉपिक मैंने रेगुलर क्लास में भी सबसे एंड पे बताया था, हालांकि किताब में सबसे पहले लिखा हुआ है, लेकिन होता ये है कि हम उसकी गहराई में उतरते हैं तो वो पूरा प्रोसेस आउट हो जाता है। तो जब वो पूरा प्रोसेस समझ आ जाता है तो उसके बाद फिर हम पीछे हट के कहते हैं कि कभी कभी इस तरह की रुकावट होती है। तो खातून ने एक सवाल आइडेंटिफाई किया कि व्हाट इफ कि अगर वो हमें मना कर दें, वो कहें जी आपने खत नहीं भेजना, वो क्या करें, कुसुन मार के तो जो है ना उनका मुंह तोड़ देना है, उनका नहीं बोझा तोड़ देना है। मेरी पंजाबी बेहतर है ना, एक्सेंट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, नहीं कुसुन मार के ते बोझा तोड़ देना है, तड़ोड़ देना है, पन देना है, ठीक है जी, ठीक है। तो वो अगर आपको भेजने ही नहीं दे रहे, आप उन्हें कह रहे हैं कि ये खत मैंने भेजना है और वो आपको मना कर रहे हैं, तो उनसे पूछें, लड़ाए नहीं, उनसे पूछें आपने क्यों मुझे मना किया। हो सकता है उनकी कोई जेन्युइन रीजन हो, जैसा भी थोड़े पहले मैंने कहा जी गवर्नमेंट खतों का जवाब ही नहीं देती, तो जब गवर्नमेंट खत का जवाब नहीं देती तो क्यों इतना खर्चा किया जाए, क्यों एक आस बनाई जाए, क्यों इंतजार करें, क्यों फॉलो अप भेजें। तो सम टाइम क्लाइंट आपको मना कर देगा खत भेजने से, आप क्लाइंट से रीजन पूछेंगे, वो आपको कोई जस्टिफिकेशन देगा, आपने आंखें बंद नहीं करनी, आपने उस जस्टिफिकेशन को चेक करना है। अगर वो जस्टिफिकेशन आपको लगे कि बिल्कुल वायबल है, सही है, तो फिर आप उनकी बात मान जाएंगे। लेकिन अगर जस्टिफिकेशन ठीक ना हो तो नंबर वन आप अल्टरनेट तरीके से, तो अब खत तो नहीं भेजने दे रहे ना, वो अब लड़ना तो नहीं है, खत तो जाने इन्हीं की तरफ से ही है, यानी कि इनके लेटर हेड से, तो खत के बजाय हम अल्टरनेट प्रोसीजर लगा के वेरीफाई कर लेंगे। लेकिन उनको खत ना भेजने देने वाली हरकत को याद रखना है, जहन में रखना है कि उन्होंने आपके स्कोप को लिमिट करने की कोशिश की, आप उनके ऊपर जो रिलायंस थी आपकी वो कम हो जाएगी, आप थोड़ा सा मशकूक हो जाएंगे और आप जरा ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे रिस्क असेसमेंट को लेके, और आप सोचेंगे कि क्या मैं इनकी तरफ से दी गई बाकी इंफॉर्मेशन पे भी रिलाई करूं या ना करूं। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन आपको काफी हद तक रुकावट डाल देती है। जी सर हम उनसे रिप्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं, और रिपोर्ट पे क्या असर आएगा, फिर हम रिपोर्ट में बताएंगे कि उन्होंने खत नहीं भेजने दिया। जी बिल्कुल, अब अगेन हम उनसे रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं, वो कह रहे हैं जी खत नहीं भेजने देना, मैं कहूँगा अच्छा चलें लिख के देते हैं, तो फिर मैं बड़ों को बताऊंगा तो शावत गवर्नेंस को कि देखो ये लोग प्रेमाइस को फॉलो नहीं कर रहे, अगर प्रेमाइस को फॉलो नहीं कर रहे और एक खास लेवल से ऊपर हुआ तो मुझे तो ऑडिट छोड़ के जाना पड़ेगा। अभी उतना बड़ा लेवल नहीं है, लेकिन आई वुड से दिस एज स्कोप लिमिटेशन, और फिर चूंकि मुझे मटेरियल लग रहा है तो मैंने अपनी रिपोर्ट में जिक्र कर देना। तो फिर उनके बड़े कहेंगे भाई क्या कर रहे हो, वो कहेंगे सर वो जिसको खत भेज रहा है ना वो उसको आप भी इजाजत नहीं देंगे खत भेजना, तो फिर उन्हें समझ आ जाएगी, वो कहेंगे ठीक है भाई रिपोर्ट खराब कर दो लेकिन बस वो खत भेजने से जो है ना। तो समटाइम क्या होता है कि वो खुद भी फंसे हुए होते हैं, कुछ और अजीबोगरीब से मामलात होते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है सही है आप रिपोर्ट खराब कर दो, यूजर्स हमसे पूछ ही लेंगे मीटिंग वाले दिन कि क्या हुआ था, उस दिन यूजर को इतना खिला देंगे
कि वो मतलब मीटिंग वाले थे इतनी जबरदस्त दावत कर देंगे कि उन्हें भूल जाएगा इस तरह की बात पूछना। तो बहरहाल कुछ जगह ना उनके हाथ खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं यार बस अब बहुत हो गई है, इतनी ईमानदारी नहीं चाहिए थी तुमसे, अगली दफा तुम्हें नहीं लेके आएंगे, इस दफा वाला बस ऑडिट खत्म करो, अपने पैसे लो और निकलने वाली करो। ये रिप्लाई ईमेल या ऑनलाइन चैनल? ये रिप्लाई ईमेल या ऑनलाइन चैनल के थ्रू आ सकता है, सिलेबस में नहीं है। जस्ट मैं बता दूं, स्टैंडर्ड ने अलाउ किया है कि अगर एक ऑनलाइन फ्रेमवर्क बना लिया जाए और उस पे क्लाइंट और उनके क्लाइंट्स और हम एग्री करते हो तो दिस इज अलाउड कि एक सिस्टमैटिक तरीके से, नॉट ईमेल्स। फिर क्या होगा, एक अलग वेबसाइट बनेगी, उस वेबसाइट पे लोग आपके दिए हुए यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, वहां जाके आपके ऑप्शन को यस नो लिखेंगे और वो सारा डाटा डायरेक्टली ऑडिटर डील कर रहा होगा। ये अलाउड है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, रिसेंटली आईके ने बैंकों की कंफर्मेशन के लिए इस तरह का एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जिससे पाकिस्तान के ऑडिटर अपने बैंकों से ये वाली चीज कंफर्म कर सकें। तो ये स्टैंडर्ड ने अलाउ किया है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आईटी की सिक्योरिटी को इंश्योर कर सको तो फिर इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्स मान लिया जाएगा। लेकिन हमारी किताब, हमारे स्कोप में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। हमने फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्स को लेस रिलायबल रिस्पॉन्स ही कहना है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये अलाउड है, लेकिन हमारी किताब हमें उधर तक नहीं पहुंचा रही। बंद। तो अब आपने डिसाइड ये किया कि इंग्लिश देखे बगैर जो है ना वो आपने घर जाना और घर जाके खुद इंग्लिश पढ़ लेनी है। ठीक है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है और कल आपका जो ड्राफ्टिंग के अंदर ज्यादा फोकस हो रहा होगा वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन के एरिया पे हो रहा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह। अब हमारा टाइम तो क्लियर है।